बोला गायत्री माता की। चलिए राजेश भाई को रिक्वेस्ट करते हैं, आ जाइए। हम डॉक्टर राजेश भाई पटेल को रिक्वेस्ट करते हैं कि आज का स्वाध्याय यहाँ से शुरू करें। वो जो योगाहार के ऊपर जो हमको बताने वाले हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनका स्वागत करते हैं कि आप प्लीज आइए और हम सबको अपना ज्ञान प्रदान करें और हम भी कुछ अच्छा अच्छा भोजन करें। सलाम से चलिए। सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में नमन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो काम हाथ में लेके पूरे संसार को युग परिवर्तन का जो काम हाथ में लिया है, उन्हीं की वजह से हम यहाँ बैठे हैं उनकी शरण में। मेरा परिचय मैं देना चाहूँगा शुरू में। मैं राजेश पटेल हूँ। मेरा नेटिव है गांधीनगर जिला, मानसा तालुका, डिग्रोल गाँव का हूँ। सिविल इंजीनियरिंग की है मैंने। मेरी उम्र अभी 60 साल है। जब कॉलेज में मैं पढ़ता था तब सोचा था कि लोग 60 साल काम करते हैं, हम 50 साल ही काम करेंगे। तो जो कॉलेज में सोच रखी थी ईश्वर ने, देवी देवताओं ने, उसके हिसाब से मैंने रास्ता तय किया और 50 साल पहले मैंने अपना काम धंधा छोड़ दिया, क्योंकि ईश्वर आप जो सोचते हो उसके हिसाब से आपको वैसे लोगों के साथ, आपके साथ ऐसा व्यवहार करता है। तो मेरा एक लड़का है यहाँ ह्यूस्टन में रहता है, उसकी वजह से मैं यहाँ आ पाया हूँ। 10 साल से हम अहमदाबाद में NDS योग सेंटर चलाते हैं। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, फिर भी मैंने लखनऊ योग यूनिवर्सिटी से योगाभ्यास किया। गांधी आश्रम में नेचुरोपैथी का कोर्स चलता था, तो वहाँ से नेचुरोपैथी का अभ्यास किया, नेचुरोपैथी डॉक्टर बना, फूड एंड न्यूट्रिशन का अभ्यास किया। वो सब अभ्यास करने के बाद बाबा रामदेव का थोड़ा जमाना आया, तो योग के अंदर बहुत काम किया उनके साथ रह के। आपने शायद बीबी चौहान साहब का नाम सुना होगा, कितने लोगों ने सुना है? काफी लोग हैं। तो उन्होंने नई भोजन प्रथा, न्यू डाइट सिस्टम लॉन्च की। जब हम उनके संपर्क में आए तो हमें ऐसा लगा कि हम योग करवा के लोगों को ठीक कर रहे हैं, लेकिन योग से ज्यादा जरूरी है डाइट। जब आपका डाइट सही नहीं होगा, आपका डाइट सही नहीं होगा तो आप कुछ भी करोगे, योगा करोगे, कुछ भी करोगे, आयुर्वेद का सहारा लोगे, तो कोई फायदा नहीं। तो उनके साथ हम जुड़े, तो फिर उनके साथ हम काम करने लगे। उनके ही प्रोग्राम करते थे, उनकी तरह ही लेक्चर लेना शुरू किया। फिर हमें डॉक्टर खादिलवली के संपर्क में आया। मिलेटमैन कहते हैं उसको। मिलेटमैन जो है डॉक्टर खादिलवली, वो साउथ इंडिया के थे। वो लोगों को पकाया हुआ मिलेट खिला के ठीक कर रहे हैं। चौहान साहब को मिलोगे तो बोलेंगे पकाया तो खाना ही नहीं चाहिए, जहर है, कच्चा ही खा के जीना चाहिए। और अब डॉक्टर खादिलवली को मिलोगे तो बोलेंगे कच्चा तो नहीं खाना चाहिए, वो गैस करेगा और आपको साइड इफेक्ट करेगा, पका के ही खाना चाहिए और फर्मेंटेशन करके ही खाना चाहिए। अब दोनों अपनी अपनी जगह सही थे और दोनों अपनी अपनी जगह काम कर रहे, सब दोनों को रिजल्ट मिल रहा था।
आपने डॉक्टर विश्वस्वरूप राय चौधरी को भी सुना होगा, तो वो भी डाइट के ऊपर काम करते हैं। तो ये सब लोगों को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि भी सब में बेनिफिट मिल रहा है, सब में थोड़ी मर्यादाएं भी है। तो सोचते सोचते मैंने फिर इन सब लोगों की जो अच्छी बातें थी उसको अलग निकाल दी, और जो लिमिटेशन थे, मर्यादाएं थी, वो सब में बाहर निकाल दी, और सब अल्टीमेट मैंने एक पुस्तक लिखा। उसका नाम रखा योगाहार, आहार का योग, आहार का इंजीनियरिंग, जो भी आप हो। तो मेरी ये पुस्तक जो है उसको यहाँ अमेरिका की इंटरनेशनल हिंदू यूनिवर्सिटी है, उन्होंने पहले मान्यता दी और उसके अंदर में हमने कोर्स शुरू किए। और अहमदाबाद में लकुलिश योग यूनिवर्सिटी है, वहां जहां से मैंने योग का अभ्यास किया था, उन लोगों ने भी उसकी मान्यता दी और उसका हमने कोर्स स्टार्ट किया। मैं योगा का मास्टर हूँ। बाबा रामदेव पेट कैसे गोल घुमाते हैं, देखा है ना आपने? ऐसा मैं सीखा था, कैसे गोल घुमा सकते हैं आप। लेकिन आज मैं कुछ योगा नहीं करता हूँ, कोई आसन नहीं करता हूँ, कोई प्राणायाम नहीं करता हूँ, सिर्फ डाइट से अपने शरीर को ठीक करता हूँ। मैंने मेरे बेटे को भी पेट गोल घुमाने का सिखा दिया था, तो उसको एक्सरसाइज वॉकिंग कुछ करने की जरूरत नहीं, समय बचता था, वो समय वो अपने अभ्यास में लगाता था, तो वो अपने अभ्यास में आगे रहता था। और यहाँ अमेरिका में आके मास्टर भी किया, पीएचडी भी किया ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी से पेट्रोलियम फील्ड में, और अभी यहाँ वो सेटल हुआ है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ये गूगल का जमाना है। तो आप कम समय में ज्यादा फायदा कैसे ले सकते हो, तो हम यहाँ डाइट से अपने शरीर को कैसे ठीक रख सकते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। नेक्स्ट सर स्लाइड नेक्स्ट। मेरे पास अभी 1 घंटे का टाइम है, और 1 घंटे में मुझे पूरा सब्जेक्ट आपको बता देना है। ये पुस्तक है, आपको पढ़ना चाहिए तो आप, मेरे नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर आप जब भी व्हाट्सएप करोगे तो लिंक आ जाएगी। आपको पीडीएफ फॉर्मेट गुजराती में, हिंदी में सबकी आपको मिल जाएगी। आप मोबाइल में पढ़ सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हो। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट। हाँ, गुजरात स्टेट योग बोर्ड गुजरात में सबसे ज्यादा योग क्लास चलाता है, सरकार का है। वहां भी मैंने सारे योग टीचर्स को ये योगा का कॉलेज दिया हुआ है। नेक्स्ट, एडीसी बैंक है, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, उन्होंने भी मेरी 5000 पुस्तकें प्रिंट करवा के सारी ब्रांचों में डिस्ट्रीब्यूट की थी। नेक्स्ट, विश्व ऊर्जा फाउंडेशन है अहमदाबाद में, सबसे बड़ा मंदिर बना रहा है, उन्होंने 50,000 बुक्स मेरी प्रिंट करवा के डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। नेक्स्ट, सीईडी डिपार्टमेंट है गुजरात सरकार का, उन्होंने 5000 पुस्तकें प्रिंट की है। नेक्स्ट, एकल फाउंडेशन है आरएसएस का एक विभाग, जो जहां सरकार के स्कूल नहीं है वहां वो लोग स्कूल चलाते हैं, और आपको आश्चर्य होगा भारत भर में 1 लाख स्कूल चलाते हैं इसी को लोग, एकल फाउंडेशन के नाम से। उन लोगों ने गुजरात में 3000 स्कूलों के लिए बुक्स बनाई थी। नेक्स्ट, कड़ी सर्व यूनिवर्सिटी गांधीनगर का बहुत बड़ा जान पहचाना यूनिवर्सिटी, उन्होंने अपने छात्रों के लिए 25,000 पुस्तकें प्रिंट करवा के डिस्ट्रीब्यूट किए। नेक्स्ट, ये प्रकृति के लिए काम करने वाली एक संस्था है, उन्होंने 5000 पुस्तकें। नेक्स्ट, ये लेवा पाटीदार समाज है कच्छ के, उन लोगों ने 5000 पुस्तकें, बहुत बड़ा समाज है, वो हेल्थ के ऊपर बहुत काम करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ हम थोड़ा रुकेंगे। हम ऐसा मानते हैं जब हमको कुछ प्रॉब्लम शरीर में होता है तो हम अपने फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, या तो आयुर्वेद वाले या तो एलोपैथी वाले। एक डॉक्टर साहब गांधीनगर के हैं, विजय मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद में है, सिविल हॉस्पिटल में है, उनके ईएनटी विभाग के हेड थे। साहब ने अपनी सर्विस के दरमियान 10,000 डॉक्टर तैयार किए। कितने? 10,000 डॉक्टर। साहब रिटायर हुए तो उसको एसिडिटी, डायबिटीज, बीपी, प्रोस्टेट और गले का कैंसर,
जिम्मेवारी लेके वो रिटायर हुए। जो डॉक्टर ने 10,000 डॉक्टर तैयार किए हो, उनको क्या एसिडिटी, डायबिटीज, बीपी की गोली खाने की जरूरत पड़नी चाहिए? लेकिन वो खा रहे थे। साहब हमारे संपर्क में आए, उनको हमने बताया कि डाइट में चेंज करो, आप इतना इतना चेंज करो, आप ठीक हो जाओगे। तो वो उन्होंने जब किया तो वो अपनी सारी बीमारी ठीक हो गई। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लेके मुझे लिख के दिया और मेरी पुस्तक में वो प्रिंट किया हुआ। दूसरा नेक्स्ट, ये डॉक्टर आयुर्वेद के एमडी, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेद की सारी दवाइयों के मास्टर, ये छोटी उम्र के थे, फिर भी उनको सोराइसिस और आर्थराइटिस इतना भयंकर चल नहीं सकते थे। तो वो भी हमारे सेमिनार में आए और उन्होंने समझ लिया और फॉलो किया तो ठीक हो गए। आज उन्होंने वेलनेस सेंटर बनाया हुआ है गांधीनगर और कलोल के बीच में। तो वहां भी आप शायद अहमदाबाद आने का हो तो उनकी आप हमारी सिस्टम के साथ वो ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये आयुर्वेद वाले हैं, एलोपैथी वाले और आयुर्वेद वाले। मैंने दोनों का एक्सपीरियंस इसलिए बताया कि हम सोचते हैं कि हमारे शरीर को ठीक वो लोग करेंगे, लेकिन गुजराती में एक कहावत है, भरोसा नहीं भेस पाड़ो जन। आप दूसरे के ऊपर भरोसा रखोगे तो आपको कुछ मिलने वाला है, आपको खुद को अपना ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, तो यहाँ हम सब्जेक्ट को देखने के लिए आगे बढ़ेंगे। योग, हम सब ऐसा मानते हैं सुबह में जल्दी उठ जाओ, गार्डन में जाओ, एक्सरसाइज करो, आसन करो, प्राणायाम करो, घूम लगाओ, उलट सुलट आसन करो, उसको हम योग मानते हैं। योग का एक हिस्सा है, योग नहीं है। योग की सही व्याख्या भगवान ने भगवद गीता में बताई हुई है। भगवान कहते हैं योगा कर्मसु कौशलम, यानी आप जो भी काम करते हो उसको कुशलता पूर्वक करो, एक्सपर्ट की तरह करो, तो वही योग है। जरूरी नहीं है आप बगीचा में जाओ, गार्डन में जाओ, आसन प्राणायाम करो, आप जो भी काम कर रहे हो। अच्छा, यहाँ बैठे कितने लोग ऐसे हैं जो हर रोज कोई ना कोई बीमारी की दवाई खा रहे हैं, डायबिटीज, बीपी, एसिडिटी, कोई ना कोई जॉइंट पेन, ज्यादातर लोग दवाई खा रहे हैं। अच्छा, जो लोग नहीं खा रहे हैं उनके घर में कोई खाता होगा, और घर में नहीं है तो पड़ोस में कोई खाता होगा। कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ बीमारी की दवाई नहीं खाई जाती। अच्छा, आप जो लोग दवाई खा रहे हो, क्या हर रोज होटल में खाने जाते हो या घर का बनाया खाते हो? अच्छा, इसका मतलब हम क्या निकालते पता है? आप अपना घर का ही खाना खा रहे हो तो ये खाना बना रही है कौन? आपकी घर वाली बहन बना रही है, ठीक है, घर संभालने वाली। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी घर वाली जो भोजन बना रही है ना, वो ऐसा भोजन बना रही है वो खा के आप बीमार हो। वो सही नहीं बना रही, वो गलत बना रही है, वही खाकर तो बीमार हो। वो एक्सपर्ट नहीं है। एक्सपर्ट का मतलब ये है कि घर वाली ऐसा भोजन बनानी चाहिए कि वो भोजन खाने के बाद खाने वाला बीमार तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन बीमार खाएगा तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाए, ऐसा भोजन बनाए, वही एक्सपर्ट है। बोलो, आपको ऐसी एक्सपर्ट कहाँ मिलेगी? घर वाले है किसी के पास ऐसी? अब लड़के की शादी करनी है ना, तो कम से कम इतना ध्यान रखना, ऐसी लड़की ढूंढ के लाओ जो भोजन ऐसा बनाए खाने वाला बीमार ना पड़े और बीमार। और शायद ना मिले तो आपको बोल देना हमको, हम उसको ट्रेनिंग दे देंगे। हमारा योगा का कोर्स यूनिवर्सिटी का घर बैठे ही करवा लेना है, ऑनलाइन ही करना है, घर बैठे सीख लेना है, तो वो एक्सपर्ट हो जाएगी। हाँ, आज बहुत जरूरी है, हर घर पे ये नॉलेज की जरूरत है। नेक्स्ट, हम हेल्थ के लिए क्या करते हैं? कोई वॉकिंग करता है, दौड़ने जाता है, जिम करता है, एक्सरसाइज करता है, ये सारा करते हैं, फिर भी परिणाम संतोषकारक नहीं है। आज डॉक्टर्स भी बीमार है और ये ऐसी खराब हालत है कि आपको दवाई लगेगी। 2 साल पहले, 2-3 साल पहले मैंने एक सर्वे देखा था, गुजरात समाचार टीवी में एक रिपोर्ट आया था। वो सर्वे ऐसा हुआ था कि दिल्ली के डॉक्टर कितना लंबा जीते हैं, उसके ऊपर एक सर्वे हुआ और उसके जो आंकड़े आए वो देख के मैं चकित हो गया। आंकड़े क्या है कि दिल्ली की आम पब्लिक एवरेज 68 साल जिंदा रहती है, एवरेज
68 साल तक जिंदा रहती है, और दिल्ली के डॉक्टर 65 साल में मर जाते हैं। ये रियल फिगर है, सबने हुआ है। अच्छा, ज्यादा कौन जिंदा रहना चाहिए? डॉक्टर। लेकिन पब्लिक ज्यादा लंबा जी रही है, डॉक्टर जल्दी मर रहे हैं। ये हालत है, रियलिटी है। आप चेक कर लेना, 60 से बड़ी उम्र वाले जितने भी डॉक्टर हैं, कोई ना कोई बीमारी की दवाई खाते होंगे। मैंने तो देखा है इंडिया में जितने भी बड़े डॉक्टर हैं, बड़ी उम्र वाले सारे दवाई खा रहे हैं। अब डॉक्टर बीपी की गोली खा रहा है, डायबिटीज की गोली खा रहा है, और आप जाओ और पूछो कि मुझे दवाई की गोली छोड़नी है, तो डॉक्टर क्या बोलेगा? मैं खा रहा हूं, तुमको तो खाना ही पड़ेगा। बाहर निकलने का मत सोचो। ये हालत है। आगे नेक्स्ट। अच्छा, हमारी 20 साल की हेल्थ के फील्ड में हमारा जो काम है, इसमें हमारा एक्सपीरियंस और अनुभव ऐसा कहता है, और उसका निचोड़ जो निकला है वो ये है, रोग क्यों होते हैं। तो ये 3 कारण है। ये 3 में सबसे पहला है, बिना चबाए खाने से कॉन्स्टिपेशन होती है, और कब्जियत ही सारी बीमारी की जड़ है। जितने लोग बीमार हैं वो सारे खाने में जल्दी जल्दी खाते हैं, वही बीमार है। चबा चबा के खाने वाले कोई बीमार नहीं होते, 100-100 साल जिंदा रह लेते हैं। मैंने देखे ऐसे लोग, चबा चबा के खाने वाले 80-90 साल, कुछ नहीं होता है। अच्छा, जब चबा के नहीं खाता है तो जरूरत से ज्यादा खा लेता है, ओवर ईटिंग। और तीसरा कारण है, तीनों टाइम पकवान। पकवान यानी स्वीट्स नहीं, जो आप पकाते हो, कुक करते हो, वो तीनों टाइम खाओगे तो फंसोगे, मरोगे। 3 टाइम नहीं खा सकते। एक बार खाओ चलेगा, बीमार नहीं हो तो, बाकी 3 बार खाओगे तो। अब ये कैसे नुकसान करता है, हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट। मान लो आपको रात को आप इंडिया में आए हुए हो, और वहां खिचड़ी खाने के लिए बाकी है आपकी। अब खाना बाकी है, और आपकी बर्तन मांजने वाली वहां तो मिल जाती है या नहीं मिलती है। बर्तन वाली आ गई तो आप उसको बिठाओगे या जाने दोगे? आप बिठाओगे तो बैठ थोड़ी देर, हम खा लेते। अब आपने क्या किया, जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई। अच्छा, खिचड़ी के अंदर मूंगफली के सींग दाने डाले हुए थे। गुजरात की खिचड़ी में मूंगफली डालते हैं। अच्छा, आपने वो मूंगफली बिना चबाए खा लिया जल्दी जल्दी में। अच्छा, खाना खा लेने के बाद आपको पता चला कि वो सींग दाना चबाने का रह गया, तो क्या वापिस लाओगे? वापिस तो ला नहीं सकते। अच्छा, वो सींग दाना आपके स्टमक में आ गया, जठर में आ गया, वापिस ला नहीं सकते हो आप। अच्छा, आपके जठर में क्या ब्लेंडर मिक्सर होता है? ऐसा तो कुछ है नहीं। अच्छा, वो सींग दाना ये जठर से आगे कहां जाएगा? छोटी में, बड़ी में? छोटी आंत में। ये छोटी आंत में जाएगा। अच्छा, छोटी आंत कितनी लंबी होती है पता है आपको? 7 to 8 मीटर, यानी 25 से 30 फीट। अच्छा, 30 फीट किसको बोलते हैं? 3 मंजिले का बिल्डिंग है, ऊपर आप दावे पे जाओ, वहीं से नीचे लटकाओ, नीचे टच हो जाएगा। इतनी लंबी छोटी आंत आपके पेट के अंदर है। कितनी जगह में है? छोटी सी जगह में। अच्छा, इतनी छोटी जगह में 30 फीट लंबी आंत समाती है, तो मोटी होगी या पतली? जाड़ी होगी, पतली? पतली। कितनी पतली होती है पता है आपको? आपकी लास्ट फिंगर जितनी। आपकी छोटी आपकी लास्ट फिंगर जितनी है। आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसकी छोटी आंत उसकी उंगली जितनी पतली होती है। अच्छा, ये छोटी उंगली जितनी आंत है छोटी, उसकी चमड़ी निकाल दो आप, तो अंदर का रास्ता कितना बचेगा? छोटा सा बॉलपेन जितना। अच्छा, इसके अंदर मूंगफली का दाना जाएगा तो क्या होगा? फंसेगा नहीं? ट्रैफिक जाम होगा नहीं होगा? अच्छा, आपने धक्का देने वाला रखा है कोई? ऐसा माल आ जाए तो जरा हेल्प कर लेना भैया, समझो आप। क्वेश्चन आंसर बाद में रखेंगे। बस समस्या
यहीं से स्टार्ट होती है। जब कोई चीज आप बिना चबाए खाते हो, आपकी छोटी आंत में जाती है, फंसती है, आंत धक्का देके थक जाती है, लेकिन वो खाया हुआ खुराक आगे जा नहीं सकता है, पीछे ट्रैफिक जाम हो जाता है, फिर सड़ने लगता है, फिर वही कॉन्स्टिपेशन है, वही बीमारी की जड़ है। आप बीमार हो इसका मतलब ही है आप खाने में जल्दी जल्दी खाते हो। जो लोग चबा चबा के खाने वाले थे, अभी भी है, आने वाले समय में भी आएंगे। जो चबा के खाएगा उसको हॉस्पिटल के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। गांधी जी सबसे बड़ा उदाहरण थे। नरेंद्र मोदी साहब की मदर का नाम क्या था आपको पता? मीराबा। वो जब गुजर गई तो न्यूज़पेपर में आया कि 100 साल जी, वो एक भी बीमारी नहीं, एक भी बीमारी नहीं। जब न्यूज़पेपर में आया, मैंने पढ़ा, तो मैं जहां जहां लेक्चर लेने जाता था तो उनका एग्जाम्पल देता था। मीराबा चबा चबा के खाती थी और 100 साल जी, एक भी बीमारी नहीं थी। मुझे तो कॉन्फिडेंस था, लेकिन सही है गलत है पता नहीं था, सिर्फ मैंने न्यूज पढ़ के ही बोलना शुरू कर लिया था। अब हमारे अहमदाबाद में हमारा सेंटर है, वहां कोई भी चार्ज लिए बिना कोई भी पेशेंट आता है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम कंसल्टेंसी देते हैं, उसको समझाते हैं आपको कैसे खाना है, क्या खाना है, कब खाना है, और उसको ठीक करते हैं। सेवा का ही काम करते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं। तो हम एक दिन बैठे थे अपनी ऑफिस में और एक सूटेड बूटेड भाई साहब आए, बहुत बड़े लग रहे थे, और वो अपनी समस्या लेके मेरे पास आए थे भी मुझे शरीर में प्रॉब्लम है, आप क्या गाइड करोगे। तो जैसे वो आए, मैंने उनको बोला भाई आप खाने में जल्दी जल्दी खाते हो, कॉन्स्टिपेशन के कारण आप बीमार हो, और हीराबा चबा के खाती थी 100 साल जी बिना बीमारी से। जब मैंने उनको हीराबा का एग्जाम्पल दिया ना, तो भाई साहब एकदम खुश हो गए और बोले अरे यार आपने एकदम बढ़िया और सच्ची बात बताई, हीराबा चबा चबा के ही खाती थी। तो मुझे नवाई लगी, आप हीराबा को पहचानते थे कि आप पड़ोसी थे, उसके रिलेटिव में थे। तो भाई साहब बोले नहीं, मैं रिलेटिव भी नहीं था, पड़ोस में भी नहीं रहता, लेकिन मुझे पता है क्यों, क्योंकि मैं यूएन मेहता हॉस्पिटल का डॉक्टर हूँ और मैं हर महीने हीराबा की ऑफिशियल विजिट करने के लिए जाता था। तो ये प्रूफ भगवान ने सामने से मेरे सामने दे दिया कि भी हीराबा चबा के खाती थी। मेरे पास एविडेंस नहीं था, लेकिन वो डॉक्टर आके मुझे बता के गए। तो आप सोचो, कई लोग बोलते हैं साहब चबा के खाने का टाइम किसके पास है। अब जो लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई हमारे पास चबा के खाने का टाइम नहीं है, उन लोगों को एक बात मैं बताना चाहता हूं, इस धरती पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, चाहे बड़े नेता हो, चाहे बड़े उद्योगपति हो, चाहे बड़े डॉक्टर हो, चाहे बड़े धर्मगुरु हो, कोई भी व्यक्ति हो जो बड़ी लेवल का है, जिसके पास समय का अभाव है, कितनी भी उच्च लेवल की व्यक्ति हो, उसको अपना शरीर ठीक रखना है तो 3 ऐसे कर्म है, एक को समय देना कंपलसरी है। पहला, चबा चबा के खाने का टाइम देगा, उसका शरीर ठीक रहेगा, उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं वो बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं, तो उनके पास चबा के खाने का टाइम नहीं है, तो उसको शरीर को ठीक रखने के लिए योगा, एक्सरसाइज, कसरत, जिम करने का समय निकालना पड़ेगा, तब जाके शरीर ठीक रह पाएगा। आप खाने का टाइम नहीं निकाल पाते हो तो कसरत का टाइम निकालो। अच्छा, कोई बोले मुझे खाने का भी टाइम नहीं है, कसरत का भी टाइम नहीं है, तो फिर डॉक्टर का टाइम निकालो, निकालना तो पड़ेगा। अच्छा, कोई बोले मुझे खाने का भी टाइम नहीं है, कसरत का भी टाइम नहीं है, डॉक्टर के पास जाने का भी टाइम नहीं है, तो फिर ऊपर जाने का टाइम निकालो। एक को तो टाइम देना पड़ेगा। और मान लो आपने खाने का टाइम नहीं निकाला, कसरत का टाइम नहीं निकाला, डॉक्टर का टाइम नहीं निकाला और 60-65 साल में ऊपर चले गए, तो ऊपर जाओगे तो भगवान दरवाजा थोड़ा खोलेगा। वो तो बोलेगा कि तुमको 100 साल दिए थे, क्यों पहले आ गए, जल्दी क्यों आए, वापिस बैठो, बाहर बैठो। भगवान अंदर लेगा ही नहीं, वो बाहर ही बिठाएगा। आप बाहर बैठ के कंटालोगे, फिर नीचे आओगे, और नीचे आओगे तो क्या होगा, आपका शरीर आपके कुटुंब वालों ने रखा होगा या जला दिया होगा।
रखा तो नहीं है, फिर आप कहाँ जाओगे? जहाँ बैठ के गपाटे लगाए थे वहां जाके खड़े रहोगे। आप लोग आपकी बात करते होंगे, आप लोगों की बात सुन पाओगे, लेकिन लोग आपको देख नहीं पाएंगे। क्या होना पड़ेगा? भूत बनना पड़ेगा। अब भूत नहीं बनना है तो चबा चबा के खाने की आदत डालो, जल्दी मर गए तो भूत बन जाओगे। भूत होते नहीं, ऐसा नहीं। भूत होते। ये गुरुदेव ने जब अपनी पहली ऑफिस स्टार्ट किया गायत्री परिवार का, तो उन्होंने किराए का मकान रखा था। तो जहां जो मकान में उन्होंने अपनी ऑफिस खोली थी, वही मकान में ऐसी उपद्रवी रहते थे। वो उसकी पुस्तक में मैंने पढ़ा है। गुरुदेव की एक छोटी सी पुस्तक है, मारो वील अने वारसो, बहुत बढ़िया पुस्तक है। उनकी पूरे जीवन का लाइफ पूरी इसकी छोटी बुक में आई है। किसने पढ़ी है वो? मैंने वो पढ़ी है। उसमें सारी बातें, उसमें छोटी छोटी बातें आती हैं, बहुत बढ़िया है। गुरुदेव की हिमालय यात्रा का पुस्तक भी पढ़ने जैसा है। उनका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। हिमालय में गुरुदेव जाते हैं और वहाँ हमारे सतयुग के जमाने के और पुराने जितने भी महापुरुष हो चुके हैं, सबके दर्शन करके गुरुदेव आए। तो वो भी रियल है, वो गलत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ आपको सबसे ज्यादा फोकस देना है चबा के खाने का। अच्छा, बच्चे लोगों को आप चबा चबा के खाने की आदत डालोगे, सिखाओगे, तो इसका फायदा क्या होगा? सबसे पहला फायदा ये होगा, जब बच्चा चबा के खाएगा तो बीमार तो पड़ेगा ही नहीं। अच्छा, जो बच्चा चबा के खाएगा उसके अंदर धीरज का गुण बढ़ेगा। क्या? पैशन। क्योंकि धीरजवान ही धीरे धीरे खा सकता है। अच्छा, धीरज को हम योग की भाषा में ध्यान कहते हैं। धीरज यानी ध्यान, और ध्यान बढ़ेगा तो याद शक्ति बढ़ेगी, याद शक्ति बढ़ेगी तो फिर उसको स्कूल में पढ़ने जाएगा तो याद ज्यादा रहेगा, ज्यादा मार्क्स से पास होगा। दो फायदे हो गए, बच्चे पढ़ने में होशियार हो गए, बीमारी आएगी नहीं। अच्छा, जो बच्चे धीरजवान हो जाएंगे वो सबको सुनेंगे, अपने पेरेंट्स हो, वडील हो, टीचर हो, सबको सुनते हैं, पूरा सुनते हैं। और पूरा जब सुनते हैं ना तो झगड़े नहीं होते हैं। आजकल सबसे ज्यादा कलयुग में जो प्रॉब्लम है एक ही, और सब वडील एक ही फरियाद करते हैं कि नई पीढ़ी के बच्चे हमारी सुनते नहीं है। ये क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि आपने उसको पैशन नहीं सिखाया है, धीरज नहीं सिखाई है। अब चबा चबा के खाने की आदत सिखा दो बच्चों को, पढ़ने में होशियार हो जाएंगे, बीमारी से बच जाएंगे और आपकी सारी बात सुनेंगे। घर में महाभारत कभी नहीं होगा। हाँ, आपको रामायण जैसा वातावरण चाहिए तो चबा के खिलाओ, और महाभारत हर रोज चाहिए तो जल्दी जल्दी खिलाओ। हाँ, स्कूल में बच्चों को पढ़ाया ही जाता है, टीचर सिखाते ही है चबा चबा के खाने का। लेकिन घर जाके मम्मी जब जो धीरे धीरे खाता है बच्चा, तो मम्मी मार मार के जल्दी खिलाती है, फटाफट खा ले, मेरा काम निपटाना है, तेरे स्टेशन जाना है। અને ગુજરાતીમાં તો ઘણી બહેનો પાછી મમ્મીઓ ટોણા મારે, બાપાને જેમ ઘોઘરો હાકલો આટલી બધી વાર થાય છે ખાઓ। माँ को पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ। नेक्स्ट, अच्छा, पका हुआ भोजन नुकसान कैसे करता है? पका हुआ भोजन जल्दी सड़ जाता है। आप मूंग को अंकुरित करो, फ्रिज में रखो, हफ्ते भर हर रोज खा सकते हो थोड़ा थोड़ा। लेकिन यही मूंग को आप कुकर में पकाओ, फिर हफ्ता 10 दिन के लिए रख सकते हो, दूसरे दिन सड़ जाता है, फेंक देना पड़ता है। तो सड़ा हुआ भोजन शरीर में भी सड़ने लगता है आगे। हमारा शरीर शाकाहारी है, हमारा खून जो है वो अल्कलाइन रहना चाहिए। जितने भी शाकाहारी प्राणी है उसका खून चेक करो, पीएच वैल्यू अल्कलाइन मिलेगी। हम तीनों टाइम पकाया खाते हैं तो वो एसिड बनता है, और एसिड जब तीनों टाइम खाओगे तो आपका खून एसिडिक ही बनेगा, अल्कलाइन रह नहीं पाएगा, तो बीमारी आने वाली। आपको पता है जापान का कैंकर कंपनी है, वो अल्कलाइन पानी का मशीन बेचता है। इंडिया में 3-3 लाख रुपए में बेचते हैं वो लोग अल्कलाइन पानी के मशीन। क्यों बेचते हैं? क्योंकि लोग तीनों टाइम एसिड खा रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए अल्कलाइन पानी चाहिए। तो एक पकाया हुआ भोजन तीनों टाइम
खाओगे तो ऐसे बनेगा। और पकाने से शरीर को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो खत्म हो जाती है। तो ये 3 नुकसान है पकाए हुए भोजन। नेक्स्ट, अच्छा जब भोजन पकता है तो शरीर में जाने के बाद सड़ता है, और सड़न होने के बाद जब बाहर निकलता है पसीने के रूप में, मल के रूप में, यूरिन के रूप में, तो इतना गंदा घोरा होकर निकलता है कि आप देख भी नहीं सकते। अच्छा आप जब इंडिया जाते हो तो आप गाय भैंस पालने वाली पशुपालक आपने देखे होंगे, आप गए हैं ना? तो गाय भैंस पालने वाली बहनें हर रोज गोबर इकट्ठा करती है, कितने ने देखा है? सबने देखा है। अच्छा ये गोबर इकट्ठा करती है तो क्या ग्लोव्स पहनती है? खुले हाथ गोबर को पकड़ती है, तगारा भरती है, माथे पे रखती है और गड्ढे में डालने जाती है। अच्छा ये बहन को बोलो ये गाय भैंस का गोबर छोड़ो, ये रोड पे झोपड़पट्टी वाले रहते हैं उनका गोबर इकट्ठा करना है, करेगी क्या? अच्छा पराये लोगों का तो नहीं करेगी, उनके कुटुंब वाले का। अच्छा कुटुंब वाले का छोड़ो, अपना खुद का। गाय का गोबर हाथ में पकड़ती है बिना ग्लोव और अपना खुद का गोबर देखने के लिए राजी नहीं है। तो क्या हम गंदा खाते हैं? खाने में तो हम गरम गरम मसालेदार टेस्टी टेस्टी खाते हैं, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम। तो गंदा कहां से आता है? अच्छा जो गांव में गाय भैंस रहती है उसका गोबर ऐसा होता है आकार वाला, गंदा नहीं होता, हाथ में पकड़ने लायक। आप कोई बड़ी सिटी में गए हो, वहां गाय का गोबर देखा है? अहमदाबाद में जाओ आप देखोगे तो आपको ऐसा मिलेगा नहीं, गंदा गोबरा। क्यों? ऐसा क्यों? बस ये समझ लेना है, गांव वाली गाय क्या खाती है? सूखा या हरा घास खाती है, कच्चा खाती है, इसीलिए उसका जो गोबर होता है वो पकड़ने लायक होता है, गंदा नहीं होता है। और शहर में रहने वाली गाय क्या खाती है? हम जो खाते हो सारा गाय को खिलाते हैं। आपने दाल चावल खाया, बच गया तो गाय। आपने रोटी सब्जी खाई, बच गई तो गाय। अब हमारा गोबर और गाय के गोबर में क्या फर्क रहेगा? बस समस्या यही है, गोबर की है। आपका मल जितना गंदा उतनी शरीर में बीमारियां ज्यादा। आप तीनों टाइम पकाया खाओगे, बिना चबा के खाओगे तो सड़ जाएगा, बीमारी आएगी आएगी आएगी। नेक्स्ट आगे। अच्छा खाना गर्म करते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है? क्योंकि हर चीज को गर्म करने से उसकी प्रकृति बदल जाती है, हर चीज। अब मनुष्य को भी गर्म करोगे तो गुस्सा करेगा, तो हर चीज गर्म करने से उसकी प्रकृति बदल जाती है। यहाँ 2 एग्जाम्पल हम लेना चाहते हैं। जिसको किडनी में स्टोन होते हैं उसको पालक या टमाटर खाने से मना किया जाता है। अब टमाटर की बात करते हैं। आप टमाटर का गरम गरम सूप बनाओ, 3 गिलास रोज पीना रखो, 6 महीना पियो। 6 महीने बाद आप चेक करो, आपकी किडनी में बड़ी बड़ी पथरी मिलेगी। यानी टमाटर को पका के खाओगे तो किडनी में पथरी बड़ी हो सकती है। अच्छा जितने सूप बनाने में जितने टमाटर लिए उतने ही टमाटर बिना पकाए कच्चे काट के या तो उसका जूस निकाल के पियो, 6 महीना खाओ। 6 महीने बाद चेक करो, आपकी किडनी में नई पथरी नहीं मिलेगी। मान लो पहले से पुरानी कोई पथरी है तो पिघल जाएगी, खट्टे टमाटर खाओगे तो। ऐसा क्यों होता है? जब आप पकाते हो टमाटर को तो उसके अंदर जो सॉल्ट है, क्षार है, मिनरल्स है, वो गर्म होते हैं। और गर्म होने के बाद जो क्षार है, TDS कहते हैं उसको, वो गर्म होता है, तब जो ठंडा बनता है तब वो कैल्सिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब पानी उबालते हो बॉयलर में तो उसकी जो पाइप निकलती है इसके अंदर क्षार जमता है कि नहीं जमता है? जम जाता है। तो यहाँ हर रोज हम गलती यहाँ करते हैं। आप जितना भी रसोई पकाते हो पहले नमक डालते हो, गर्म करते हो, फिर खाते हो, शरीर में जाने के बाद वो ठंडा होता है, तब वो कैल्सिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है और सबसे ज्यादा आपका लीवर खराब करता है। पूरी जिंदगी हम खा खा करते हैं तो आंखों में मोतियाबिंद के रूप में भी आ जाता है। नमक को गर्म करके नहीं खाना चाहिए। गर्म करोगे तो कैल्सिफिकेशन होगा ही, फिर किडनी में, लीवर में, हार्ट की नलियां कड़क हो जाएगी, हार्ट हो जाएगी, कैल्सिफिकेशन हो जाता है। ये सब जगह जमता है, उसको गर्म ना करो। अच्छा हमारे माइंड में ऐसी बात घुस गई है कि नमक को खाने के
के टाइम ऊपर से नहीं डालना चाहिए। हम कहते हैं नमक को ऊपर से डाल के खाओ, पकाने के टाइम मत डालो। तो डॉक्टर लोग एडवाइस देते हैं कि नमक ऊपर से डाल के नहीं खाना चाहिए। तो डॉक्टर एडवाइस इसीलिए देते हैं कि भी आपने भोजन पकाने के टाइम ऑलरेडी पहले से नमक डाल के रखा है, अब खाने के टाइम आप डबल डोज मत करो। उनकी एडवाइस उसके लिए थी, लेकिन हमने पकड़ के रखा, ऊपर से डाल के नहीं खाना चाहिए। सोच बदल दी हमने, जो डॉक्टर कहना चाहते थे उसको साइड में कर दिया। यहां बात ऐसी हो गई कि गधे के आगे आप शराब की बाल्टी रख दो तो गधा शराब नहीं पीता है। उसको देख के एक व्यक्ति ऐसा बोलता है कि उसको तो गधा भी नहीं पीता है, हमको नहीं पीना चाहिए। लेकिन दूसरा व्यक्ति ऐसा बोलता है कि गधा ही इसीलिए नहीं पीता है, हमको तो पीना चाहिए। बात का उल्टा मतलब निकालने में मनुष्य से ज्यादा माहिर कोई नहीं। डॉक्टर कह रहे हैं डबल डोज मत करो, इसकी जगह हमने पकड़ लिया ऊपर से नहीं खाना चाहिए। तो भोजन पकाने के टाइम मत डालो, खाने के टाइम ऊपर से डाल के आप मत खाओ, तो नुकसान कम होगा। अच्छा, दूसरी गलती हम करते हैं, आपको एक प्रयोग करना है। ये मूंगफली की खारी सी सेकी हुई सबके घर में होती है, गुजरात में सबसे ज्यादा खाई जाती है। आपको एक प्रयोग करना है, खारी सी आप हर रोज 100 ग्राम खाओ। 6 महीने के लिए आप प्रयोग करो। आप जैसे खाना शुरू करोगे, तीसरे दिन आपको पता चलेगा आपकी एसिडिटी बढ़ रही है। The Toyota RAV, गाड़ी नंबर HGX3286 can be parked perfect. Other can park there. Thank you. पर आप सेकी हुई सीख खाओगे तो तीसरे दिन एसिडिटी आपकी बढ़ी हुई मिलेगी। 6 महीने खाओ, बाद में आपकी बॉडी चेक कराओ, फुल कोलेस्ट्रॉल, एसिडिटी फुल, बीपी फुल आएगा, ब्लॉकेज बढ़ने शुरू हो जाएगी। और आप 100 200 ग्राम 2 साल खाओगे तो 2 साल में आपको हार्ट अटैक आएगा और आपको मार देगा। ये करता है। अच्छा, अब इसकी जगह सेकी हुई सीख की जगह आप कच्चे मूंगफली के दाने ले आओ, पूरी रात पानी में रखो और हर रोज 100 ग्राम खाओ। आप 6 महीना खाओ, नहीं एसिडिटी बढ़ेगी, नहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, नहीं बीपी बढ़ेगा, अटैक तो आएगा ही नहीं। मान लो आपके हृदय में पहले से पुराने ब्लॉकेज है तो धीरे धीरे कम करेगा। कौन सी खानी चाहिए? भीगी हुई, पूरी रात पानी में भिगोई हुई। नेक्स्ट, रिवर्स कर लीजिए। हाँ, अब भीगी हुई सेकी हुई सीम खाने से हार्ट अटैक आ सकता है, एसिडिटी, बीपी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। तो हम हर रोज सब्जी पकाने के लिए जो तड़का लगाते हैं तेल, वो कौन सा होता है? क्वालिटी क्या होती है? रिफाइंड। इंडिया में रिफाइंड तेल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा, रिफाइंड तेल कैसे बनता है पता है आपको? फैक्ट्री में डबल रिफाइंड यानी 2 रिफाइंड में 300 डिग्री बॉईल किया जाता है, 300 डिग्री से ज्यादा। अच्छा, आप सीम सेकने के लिए क्या 300 डिग्री गर्म करते हो? नहीं। फिर भी वो खाने से बीपी, कोलेस्ट्रॉल, एसिडिटी बढ़ती हो तो जो तेल फैक्ट्री में 300 डिग्री 2 बार बॉईल होता है, वो तेल आपके घर आता है, आप उसका तड़का लगाते हो। तड़का लगाते हो तो उसकी जो वरार निकलती है वो किचन की छतरी और पंखे के पंख में चिपक जाती है, चिकास। अच्छा, आप सीधा नींबू घिसते हो तो क्या चिकास जाती है? नहीं जाती। अब वरार की चिकास नींबू घिसने से नहीं जाती हो तो तेल शरीर में क्या करेगा? समझ में आ रहा है? अच्छा, जो लोग हार्ट अटैक में मर जाते हैं तो उनको क्या ऊपर वाला बुलाता है? नहीं, उनकी घर वाली ने तेल का तड़का लगा लगा के खिला खिला करके मार दिया।
बहन को पता ही नहीं है मैंने मेरे घर वाले को मार दिया। किसी बहन को पता नहीं है कि तेल कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। ये डबल रिफाइंड तेल तो इतना खराब है कि आप उसको गटर में डाल दो तो गटर में कॉकरोच रहते हैं। ये कॉकरोच तेल खा जाए तो उसको अटैक आए, इतना खराब है। लेकिन इंडिया वाले खा रहे। अच्छा, यहाँ आपके जो मॉल में जो तैयार रेडीमेड पैकेट मिले, खाखरा भी मिल रहा है, तो पाम ऑयल रिफाइंड तेल, जितने भी पैकेट मिले रिफाइंड तेल के ही है। ये खाओगे तो मरोगे, नहीं खाना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट। अच्छा, जो लोग चबा के नहीं खाते हैं, जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, ज्यादा खुराक जठर में आता है, ज्यादा खुराक आंतों में जाता है, ज्यादा खुराक खून में जाता है। अच्छा, खुराक खून में गया, मेहनत नहीं करता है तो गया खुराक, मेहनत नहीं किया तो वो खुराक खून में घूमता हुआ बाद में कचरा बन जाता है। इस्तेमाल नहीं होता है तो कचरा बन जाता है। फिर वो कचरा खून में घूमता है और घूमता हुआ खून शरीर के एक एक ऑर्गन में जाता है और वो ऑर्गन में कचरा जमा होने लगता है और जो ऑर्गन में जो कचरा जमा होता है वैसा बीमारी होती है। मान लो किडनी में कचरा हो गया तो स्टोन हो गया, लीवर में कचरा जमा हो गया तो फैटी लीवर हो गया, पेंक्रियाज में कचरा जमा हो गया तो डायबिटीज हो गया, हार्ट में कचरा जमा हो गया तो हार्ट अटैक आता है, और मगज में कचरा जमा हो जाता है तो झगड़े शुरू हो जाते हैं। कचरा ही और कुछ नहीं है, बीमारी यानी शरीर में इकट्ठा हुआ कचरा और कुछ नहीं है। क्यों हुआ? जल्दी खाया, ज्यादा खाया। अब चबा चबा के खाओ, ज्यादा खा ही नहीं पाओगे। आपका आधा जठर खुराक से भरेगा, आधा मुंह की सलाइवा से भरेगा। तो आपको जितनी खुराक की जरूरत है शरीर को, इतनी ही आपकी मुंह की सलाइवा की जरूरत है। शरीर को इतनी ही जरूरत है। अब सलाइवा की बोतल तो बाजार में मिलेगी नहीं, और मिलेगा तो कोई पिएगा भी नहीं। मुंह की लाल की बोतल मिलती है, कोई नहीं पिएगा। ये तो आपको मुंह में पैदा करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये रिफाइंड तेल सबसे खराब है। डबल फिल्टर थोड़ा अच्छा है, फिल्टर अच्छा है, और कच्ची घानी का तेल सबसे बढ़िया है, लेकिन वो ज्यादा लंबा टिकता नहीं है। इसलिए आपको हर हफ्ते के 15 दिन के लिए बना के निकाल के आपको उसका उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट। अब जो लोग चबा के नहीं खाते हैं, जल्दी खाते हैं, तीनों टाइम पकाया खाते, साहब वो डेस्कटॉप के ऊपर जो वीडियो बता रखा है ना, उसको आप रन कीजिए। तो उसकी आंतों में क्या हालत हो जाती है देखिए। ये जो बीमार नहीं है उसकी बड़ी आंत है, कोई कचरा नहीं, कोई गंदगी नहीं, अपनी मुंह की चमड़ी जितना एकदम परफेक्ट साफ सुथरा स्किन बड़ी आंत का है। ये 35 साल की बहन है, स्किन का प्रॉब्लम है, हेडेक का प्रॉब्लम है, भूख की समस्या, आंत देखो ये कॉन्स्टिपेशन वाली बीमार की आंत आप चेक करो अंदर एंडोस्कोपी करके, तो आपको ऐसी गंदगी ही मिलेगी। आंतों में गंदगी ही होती है, तभी जाके बीमारी आती है। देखो इतनी गंदगी। ये बड़ी आंत में ऐसे रिंग होते हैं मसल के, जो मल को धक्का देने का काम करते हैं, और ऐसा मल चिपका हुआ है, कैसे उसको अच्छा लगता होगा। ये 50 साल के भाई ओबेसिटी, डायबिटीज, जॉइंट पेन, देखो पैरासाइट करामिया पड़ेगा, अंदर कीड़े, आंतों में कीड़े इकट्ठा हो गए, उनको पता ही नहीं होता है कि अंदर कीड़े हैं आंतों में। ये 21 साल की दिख रही है, अस्थमा का पंप लेना पड़ता है, एलर्जी का प्रॉब्लम है, आंत देखो फंगस हो चुकी है अंदर। 21 साल की उम्र में यह हालत है। ये 58 साल के हाइपरटेंशन और 2-3 बीमारियां हैं, देखो अंदर गांठें हो चुकी है। ये 45 साल की बहन है, ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, आंत देखिए आप कितनी खराब हो चुकी है। ये लास्ट स्टेज का कैंसर का पेशेंट है, थोड़े दिन का मेहमान है, उसकी आंत देखिए आप, सारा सड़ गया है, कुछ बचा नहीं है, बस उसको बंद कर दीजिए सब।
हमारी आंत ऐसे साफ सुथरी रहनी चाहिए। कब रहेगी? चबा चबा के खाओ, आपकी आंतों में कॉन्स्टिपेशन ही नहीं रहेगा, आंत एकदम साफ सुथरी रहेगी। नेक्स्ट कीजिए। और तो यहाँ भोजन की गुणवत्ता बहुत काम करती है। आप तीनों टाइम एसिड खाओगे, सिकनेस रहेगी। ये पकाया हुआ भोजन है, आप अल्कलाइन भोजन कीजिए, आपके शरीर में कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम है तो भी चला जाएगा। हम तो पिछले 20 साल से एक ही टाइम पकाया खाते हैं, नो वॉकिंग, नो एक्सरसाइज, नो योगा, कुछ नहीं, शरीर एकदम परफेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, तो बीमारी से बचने के लिए क्या करें? तो चबा के खाओ। आपके शरीर में जो गंदगी ऑलरेडी इकट्ठा हो चुकी है उसको निकालो, जहां जहां कचरा इकट्ठा हो गई है। और जो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे वो देना शुरू कर लो। शरीर में बीमारी रहेगी नहीं, बचने का जगह ही नहीं है, उसको रहने की जगह ही नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, क्या करें? तो जो लोग बीमार है वो लोग एनिमा का प्रयोग करें। योग शास्त्र में बस्ती क्रिया दी हुई है, लेकिन जितने योग टीचर है वो कभी खुद एनिमा नहीं लेते, दूसरे को क्या बताए। ये बहुत बड़ा काम करता है। आपकी आंतों की गंदगी निकालने के लिए एक छोटा सा डब्बा आता है, आपको यहाँ ऑनलाइन मिल जाएगा एनिमा का डब्बा। कितने लोगों ने यहाँ से लिया हुआ है एनिमा? हाँ, 2, 3, 4। कैसा रहता है? बढ़िया रहता है। ये हफ्ते में एक बार लिया करो, बीमार है तो हर रोज लो, देखो कितना चमत्कार होता है। गंदगी निकालो। आगे नेक्स्ट, अब दूसरा क्या करना है? आपका खून साफ रखना है। हमारे शरीर में 5 लीटर खून होता है। खून में कचरा कहां से आता है? एक तो भोजन का, आप जो खा रहे हो उसको। दूसरा, शरीर खुद ही कचरा पैदा करता है। तो हमारे खून में जो कचरा इकट्ठा होता है 2 प्रकार, भोजन का शरीर खुद पैदा करता है। नेक्स्ट, एक कचरा खून का 2 प्रकार का होता है, एक गैस वायु स्वरूप और दूसरा प्रवाही स्वरूप। खून के अंदर 2 प्रकार के कचरा, वायु स्वरूप, प्रवाही स्वरूप। अच्छा, आप दौड़ने जाओ तो आपके पैर काम करते हैं, तो पैर के खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वायु बढ़ जाता है। ये वायु स्वरूप कचरा खून में बढ़ जाता है, वो घूमता हुआ आपके फेफड़ों में आता है। आप जब श्वास निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो? आपका खून का वायु स्वरूप कचरा निकाल रहे हो और कुछ नहीं निकाल रहे हो। तो आपके खून का वायु स्वरूप कचरा निकालने का काम आपके फेफड़े कर रहे हैं, लेकिन आपके खून में जो प्रवाही स्वरूप कचरा है उसको निकालने का 2 ही रास्ता है, एक है यूरिन, दूसरा है पसीना। ये 2 जगह से कचरा निकलता है। अच्छा, यूरिन कौन निकालते हैं? 2 किडनी भगवान ने दी हुई खून साफ करने के लिए, लेकिन ये दोनों किडनी भगवान ने दी ना तो बोल के भेजी क्या कि तुम्हारा मकान मालिक कितना भी खा खा करके कचरा इकट्ठा करे शरीर में, तुमको तो अपने 2 हाथों से हो सके इतना ही निकालने का, यानी फिक्स पकड़वाने के। ये किडनी ज्यादा कचरा नहीं निकालती, तो अब जो कचरा किडनी नहीं निकाल पाती है वो कचरा बाहर निकालने का दूसरा रास्ता कौन सा बचा? नेक्स्ट, जो लोग 3 बार खाते हैं, 5 बार खाते हैं और मजदूरी करके पसीना निकालते हैं, उनके खून में कचरा बचेगा? वो बीमार पड़ेंगे। आप बीमार हो इसका मतलब आपके खून में जो कचरा इकट्ठा हो रहा है निकाल नहीं रहे। तो कचरा बाहर निकालो या डालना बंद करो, एक ही रास्ता। दोनों में से एक तो अपनाना पड़ेगा, या तो मजदूरी करके निकालो, पसीना निकाल के कचरा निकालो, या तो खाना कम करो। अब शहर में रहने वाले लोग, पैसे वाले लोग मजदूरी कितनी करती है, पसीना कितना निकालते हैं? घर में एसी, ऑफिस में एसी, गाड़ी में एसी, पसीना आप निकाल ही नहीं रहे। अच्छा, नेक्स्ट, लोग जो मेहनत नहीं करते, पसीना नहीं निकालते, उन लोगों के लिए आज के सारे डॉक्टरों ने सबसे बढ़िया एडवाइस दी है। क्या दी है? सुबह में राजा जैसा खाओ, दोपहर को व्यापारी जैसा खाओ, रात को भिखारी की तरह खाए पिए बिना। क्यों एडवाइस दी है? इसीलिए दी है कि आप मेहनत करके पसीना नहीं निकालते हो, 3 बार मत खाओ, 1 बार खाना छोड़ो। आपको ठीक रखने के लिए एडवाइस दी है डॉक्टरों ने। तो डॉक्टर जो भी कुछ कहते हो गलत नहीं कहते, वो आपकी भलाई के लिए कहते हैं।
लेकिन हम क्या करते हैं, सुबह में खाना बैठते हैं तो डॉक्टर को याद करके खाते हैं, और रात को खाना बैठते हैं तो डॉक्टर को भूल जाते हैं। अब रात को खाली पेट आप नींद नहीं आएगी, आपको खाना ही पड़ेगा, तो आप रात को खाओ, कोई बात नहीं। अब रात का खाना जो खाया है वो शरीर में जाके स्टोरेज ही होने वाला है, और सुबह में सुबह में आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। आपने रात को जो भी खाया और लीवर में स्टोरेज हो जाता है डाइजेस्ट होने के बाद। अब लीवर आपकी बैटरी है, अब लीवर में स्टोरेज हो गया, आपकी बैटरी चार्ज हो गई। अब सुबह में बैटरी खाली करनी है या नया डालना है? आपका मोबाइल चार्ज करने के बाद और चार्जर लगाते हो क्या? खाली करना है। अब लीवर की बैटरी सुबह में खाली करने का टाइम दो। अब खाली करने का सबका टाइम अलग रहेगा। कोई वॉकिंग करता है, कोई जिम करता है, कोई कसरत करता है, कोई मजदूरी करता है, तो उसकी बैटरी 8-9 बजे 10 बजे खाली हो जाती है। आप पहले खाली करो फिर खाओ। अच्छा, मेरा जैसा व्यक्ति सुबह में वॉकिंग भी नहीं करता है तो मेरी बैटरी कितने बजे तक चलेगी? 1, 2, 3 बजे तक आराम से चलेगी। तो मुझे दोपहर तक नहीं खाना चाहिए, खाली करने का टाइम देना पड़ेगा। अच्छा, मान लो आपने अगले दिन शाम को शादी में गए, अवसर प्रसंग में गए और वहां 500 रुपया चंदा वसूल करके आए, और पूरे दिन चलेगी बैटरी। तो बैटरी का ध्यान रखो। लेकिन प्रॉब्लम दूसरा है, हमको क्या प्रॉब्लम नेक्स्ट, सुबह में हमारी बैटरी फुल चार्ज होती है, बैटरी पहले खाली करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगले दिन आपने जो खाना खाया है वो आपकी शरीर की गर्मी में पड़ा है, 37 डिग्री टेम्परेचर, वो सड़ जाता है। फ्रिज में रहा भी सड़ जाता है, तो शरीर वाला तो जल्दी सड़ जाता है। इसीलिए अगले दिन वाला जल्दी खाली करने के लिए हम कहते हैं सुबह में बैटरी पहले खाली करो, सुबह में खाली हो जाने के बाद भोजन करो। नेक्स्ट, अब सुबह में बैटरी हमारी फुल चार्ज होती है तो सुबह में भूख लगनी चाहिए, फिर भी भूख लगती है ना। तो ये भूख कौन लगाता है, आपका शरीर या आपका दिमाग? आपका दिमाग है। उसको बायोक्लॉक की भूख कहते हैं, मन की भूख है, शरीर की भूख नहीं। अच्छा, भूख कब लगनी चाहिए? स्टॉक खाली होने के बाद या टाइम होने पे? खाली होने के बाद। लेकिन हमको टाइम पे भूख लग रही है, क्यों? आपने आदत डाली है शरीर को। समय के साथ भूख नहीं लगनी चाहिए, स्टॉक खाली होने के बाद लगनी चाहिए। बच्चे जब खेलने जाते हैं और ज्यादा खेल लेते हैं तो भागते हुए घर में आते हैं, तब बोलते हैं मम्मी लाओ भूख लगी। वो समय देख के नहीं लगती, सही भूख हुई। अब सही भूख को समझने का प्रयत्न करो। समय के साथ जो भूख लगती है वो सारे लोग बीमार हैं, क्योंकि समय के साथ भूख लगती है, खा लेते हैं, शरीर को जरूरत के लिए खाते रहते हैं और ओवर ईटिंग करते हो। समय की भूख को बंद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जब भी टाइम पे भूख लग जाए आपको 2 गिलास पानी पी लेना है, भूख को मार। जब भी भूख लगे पानी पी लो। समय के साथ भूख लगनी चाहिए। आप 3-4 दिन ऐसा करोगे ना तो आपकी समय वाली भूख अपने आप चली जाएगी। फिर आप सुबह में उठोगे तो भूख नहीं लगेगी, बैटरी जब तक चलेगी तब तक भूख नहीं लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये बायोक्लॉक आपको समय पे भूख लगाती है, समय पे उठाती है, समय पे सुलाती है, समय पे चाय याद कराती है। हाँ, और इंडिया में तो लोग जब शराबी होते हैं ना, उनको शराब भी याद कराती है, पीने का टाइम हो गया। अब ये शराब पीने वाले को घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ती, और ऐसे देखोगे तो घड़ी होती नहीं, पीने में भी कई होती है, फिर भी पता चलता है पीने का टाइम हो गया। तो ये बायोक्लॉक करती है। नेक्स्ट, अब आप मान लो बीमार हो तो आपको क्या करना है? सुबह से दोपहर तक खाना छोड़ दो, एक टाइम खाना छोड़ दो। क्या होगा? तो सुबह से दोपहर तक खाली रखोगे पेट, तो आपके शरीर के अंदर जो अगले दिन का स्टॉक पड़ा है, जो बिगड़ रहा है, वो पहले खत्म हो जाएगा। बीमारी आगे बढ़ने से रुक जाएगी, रिवर्स होनी शुरू हो जाएगी। पहले दिन से फायदा, एक टाइम उपवास का। दूसरा फायदा क्या होगा? सच्ची भूख लग जाएगी दोपहर को। सच्ची भूख का भोजन अमृत समान हो जाता है। ये सच्ची भूख को बहनों को समझने की जरूरत है। बहनें क्या करती है? घर वाला बोलता है मुझे भूख नहीं, तो भी जबरदस्ती खिलाती है, खा लो मेरी कसम।
अच्छा, किसी दिन कोई नई आइटम बनाई है और खाते बच गई तो कहती है हमारे इंडिया में तो गाय को कुत्ते को दे दो, इससे अच्छा है आप खा लो। बहनों को भाव है मेरा लड़का, मेरा बेटा, मेरा घर वाला भूखा नहीं सोना चाहिए, उसको प्रेम है इसीलिए वो ऐसा करती है। लेकिन इसके कारण समाज में हालत ऐसी हो गई है, आप इंडिया में जाके चेक करना, बद्दा डोहापति या दुष्यंत जी दोषी मंदिर में भजन करती हुआ दोषी खबर गाँव में मां दोहा करना है। अरे पराने मत खिलाओ, वो बोले भूख नहीं है तो खाना खींच लो, फेंक दो, लेकिन मत खिलाओ। अच्छा, दोपहर तक आप उपवास करोगे तो आपके मुंह में नया कचरा आएगा नहीं, आपकी किडनी बैठी रहेगी या काम करती रहेगी? उसका काम चालू ही रहता है, आपका खून साफ कर लेगी, और जिसका खून साफ उसके सारे रोग माफ। आपको बीमारी से बाहर निकलना है तो आपके खून को हर रोज साफ करना पड़ेगा, और उसका एक ही रास्ता है, सुबह से दोपहर तक उपवास करो, उपवास करो, खून साफ रखो। अच्छा, खून साफ रहेगा तो आपको वायरस जन्य बीमारी नहीं आएगी, सर्दी, ताव, डेंगू, चिकनगुनिया ऐसी छोटी छोटी वायरस वाली भी। आपको गला पकड़ गया, इसका मतलब क्या है? आपके खून में कचरा बढ़ गया, तो खाना डालने का या बंद करने का? लेकिन हम क्या करते हैं, ज्यादा खिलाते हैं। कोई बीमार पड़ता है तो खा ले बेटा, शक्ति आ जाएगी। गला पकड़ा है, एक दिन उपवास कर लो, अपने आप ठीक हो जाओगे। हमारे यहाँ इंडिया में गाय भैंस बीमार पड़ती है ना, तो खुद ही खाना छोड़ देती है, और जब मनुष्य बीमार पड़ता है तो घर के सारे माथे पिट जाते हैं, खाने शक्ति ऐसा मत करो। तो एक टाइम के फायदे इतने हैं उपवास करने। नेक्स्ट, हर धर्म के अंदर उपवास का महत्व दिया है, क्यों? आपके शरीर को ठीक रखने के लिए। लेकिन हम तो 11 कैसे करते थे, रूपानो राजगरानो सीरो, बटाटा की भाजी, साबूदाना की खिचड़ी हो। नेक्स्ट, अच्छा, दोपहर को भूख लगी, कौन सा खुराक खाओगे, शाकाहारी या मांसाहारी का? हमारे खून की डिजाइन शाकाहारी जैसी है, हमारे दांतों की डिजाइन शाकाहारी जैसी है, हमारी पानी पीने की स्टाइल शाकाहारी जैसी है। मांसाहारी जैसे, मांसाहारी ऐसे पानी पीता है जीभ से। अब कुत्ता, बिल्ला, वाघ, वरु, रीछ, शियाल, चित्ता બધા ચેક કરો, જીભથી પાણી પીઓ। અને શાકાહારી મોઢું પાણી ના પીએ, સક કરે, ખીચ કે પીતા है। તમારા ખોબામાં પાણી પીવો છો કરો, આમાં કરો કે ખેંચો। तो हम शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है। खाने का ढंग, चबा चबा के खाने की आदत, सब शाकाहारी चबा के खाते हैं। तो हमारा भोजन शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है। हमारा स्टमक जो होता है ना, उसकी कैपेसिटी ही नहीं है बिना चबाया हुआ डाइजेस्ट करने की। और यहाँ देखो, ये टाइगर है, ये खरगोश को खाएगा तो हड्डी बाहर निकालेगा, सीधा खा जाएगा। हड्डी के साथ स्टमक में गया, स्टमक से आगे छोटी पतली आती है, उसकी भी नॉन वेज की भी पतली हाथ होती है। तो ये हड्डी हाथों में जाएगी तो फंसेगी तो दोबारा खाएगा ही नहीं। लेकिन वो खा रहा है, हड्डी बाहर नहीं निकालना है, पीछे नहीं निकल रही, कहाँ गई? बस यही समझना है कि मांसाहारी के स्टमक में जो रस आता है इतना स्ट्रॉन्ग होता है, हड्डियों को पिघाल देता है। सामने शाकाहारी का स्टमक में ताकत नहीं। हम पत्ती भी बिना चबाए खा जाए ना तो डाइजेस्ट नहीं होगी। तो हमारी मर्यादा है शाकाहारी। नेक्स्ट, भगवान कृष्ण ने हमारा भोजन बताया हुआ है भगवद गीता में, पत्रम फलम पुष्पम तोयम। नेक्स्ट, हम सुबह से शाम तक ये खाते हैं, पत्ती, सब्जी, फल, सलाद, अनाज, दाल और ड्राई फ्रूट्स। तो ये अलग अलग प्रकार का भोजन हमारे शरीर में क्या काम करता है, किसको क्या ज्यादा खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, कितने प्रकार का भोजन होता है? तो एक एग्जांपल लेते हैं, हम बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, क्या डालते हैं? पेट्रोल या गैस, ठीक है। अच्छा, पेट्रोल से गाड़ी चलती है, गाड़ी बिगड़ जाए तो पेट्रोल से ठीक होगी? अच्छा, गाड़ी जो सामान रिपेयर करने लाओगे वो पेट्रोल की जगह चलेगा नहीं। इसका मतलब जो चलाएगा ताकत देगा, वो रिपेयर नहीं करेगा, जो रिपेयर करेगा वो ताकत नहीं देगा। हमारा शरीर भी गाड़ी जैसा ही है। आपको ज्यादा मेहनत करनी है तो कैलोरी वाला भोजन चाहिए, ताकत वाला। आप मेहनत करो, घुटन घिस रहे,
तो जो खुराक ताकत देगा वो रिपेयरिंग का कोई काम नहीं करेगा, आपको अलग से देना पड़ेगा। तो आपको दो प्रकार का भोजन चाहिए, ताकत वाला, रिपेयरिंग वाला। अच्छा, गाड़ी लेके गैरेज गए, मैकेनिक के पास, सामान पड़ा है, कारीगर नहीं है तो ठीक नहीं होगा। आप न्यूट्रिशन वाला खाओ, पोषक तत्व वाला खाओ, लेकिन अंदर काम करने वाले कारीगर शरीर में नहीं है तो रिपेयरिंग नहीं होगा। तो आपको कारीगर बनाए ऐसा भोजन भी चाहिए, 3 प्रकार का चाहिए। अच्छा, गाड़ी के कार्बोरेटर में फिल्टर में कचरा जम कर गया है, उसके प्लग में कचरा आ गया है, गाड़ी बंद हो गई है, तो प्लग को बाहर निकाल सकते हो, साफ करके कार्बोरेटर बाहर निकाल के साफ करके लगा सकते हो। अच्छा, आपके हृदय में कचरा आ गया है, आप हृदय को बाहर निकाल दो, साफ करो, लगाओ, चलेगा? ऐसा तो कर नहीं सकते। तो आपको ऐसा चौथा खुराक भी खाना चाहिए जो आपके शरीर में इकट्ठा हुआ कचरे को तोड़ तोड़ के निकाले। टोटल 4 प्रकार का खुराक, ताकत वाला, रिपेयरिंग वाला, कारीगर और सफाई काम करे। तो हम पत्ती से ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, कौन सा खुराक क्या करता है उसका सिंपल सा कुदरत का जो नियम है वो मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट, भगवान कहते हैं जो आप खा रहे हैं उसको पानी में डालो, तैर रहा है तो रिपेयरिंग करेगा, पानी में डूब जाएगा तो शरीर में ताकत देगा। पत्ती, सब्जी, फल पानी में तैरते हैं, वो आप खाओगे तो शरीर में रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, न्यूट्रिशन मिलेगी। कंदमूल, अनाजदार, ड्राई फ्रूट्स वो सारे पानी में बैठ जाते हैं, वो क्या देंगे? ताकत। जो ताकत देगा रिपेयर नहीं करेगा, रिपेयर करेगा और ताकत नहीं देगा। ठीक है? अच्छा, आगे नेक्स्ट, हम हजारों साल से 2 चीज खाते हैं, अनाज खाते हैं, सब्जी खाते हैं। अनाज पानी में बैठ जाता है, क्यों खाते हैं? ताकत के लिए। अच्छा, सब्जियां, ये सब्जी लाओ, काट के पानी में डालो, तैरेगी बैठेगी? तैरेगी। क्यों खा रहे हो? न्यूट्रिशन के लिए। लेकिन आपने सब्जी काट दी, काटने के बाद खानी थी, लेकिन आपने खाया नहीं, उसको तड़का लगाया, पकाया, अब पानी में डालो, तैरेगी बैठेगी? अब बैठ जाएगी तो क्या देगी? ताकत। तो आप सब्जी खा रहे हो ताकत वाली, रोटी खा रहे हो ताकत वाली, रिपेयरिंग वाला क्या खा रहे हो? कुछ नहीं खा रहे हो। समस्या यही है, हमारे शरीर में न्यूट्रिशन जाएगी। नेक्स्ट, अच्छा, ये पूरा कंपैरिजन देखो वेट के हिसाब से, सबसे वजन में हल्की पत्ती है। भगवान कहता है जितना हल्का इतना न्यूट्रिशन ज्यादा, जितना वजनदार इतनी ताकत ज्यादा। अब पत्ती और सब्जी में हल्का पत्ता है तो ज्यादा न्यूट्रिशन पत्ती में मिलेगी, सब्जी में हल्का ज्यादा, इसमें ज्यादा न्यूट्रिशन। पत्ती वजन में हल्की, इसमें ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। सस्ती क्या पड़ेगी? पत्ती, सब्जी। पत्तियां सस्ती भी है, ज्यादा न्यूट्रिशन वाली भी है। अच्छा, ऐसे ड्राई फ्रूट्स और अनाज दोनों में वजन नहीं है, दोनों खाने से ताकत मिलेगी, लेकिन महंगा क्या है? ड्राई फ्रूट, अनाज सस्ता है। नेक्स्ट, पत्तियों में सबसे उत्तम कौन से है? तो गेहूं के जरा है, रजका, अल्फा कहते हैं, सहजन, मोरिंगा, मेथी, पालक, धनिया, पुदीना, ये सारे न्यूट्रिशन वाले हैं, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन इसमें होते हैं और सस्ते भी है। उसकी वैल्यू आपको पता नहीं है। अब भारत में गेहूं के जवारे का पाउडर का डब्बा लेने जाओ, 100 ग्राम का 350 रुपया, 100 ग्राम का। 1 किलो का 3500 रुपया, 20 किलो का कितना हुआ? 70,000 रुपीज। इतना रेट इंडिया का है, यहां तो शायद 2 लाख रुपए किलो बिकता होगा। अरे 20 किलो, इतनी महंगी चीज है, लेकिन हम नहीं खा रहे। तो हरी पत्ती हमारे लिए बहुत काम की है। नेक्स्ट, कौन से पत्ते हमको हर रोज खाने चाहिए? तो जो पत्ता बंदर खाता है वो सारे हम खा सकते हैं। अब यहाँ बंदर ढूंढने की समस्या है, तो आपको एक छोटा सा नियम देता हो, कौन सी पत्ती हम खा सकते हैं, कौन सी नहीं खा सकते। तो जो वनस्पति, छोड़ हो, बेल हो, झाड़ हो, घास हो, जो भी हो, जिसका हम फल खा सकते हैं उसका पत्ता हम खा सकते हैं। छोटा सा नियम, हाँ, इसमें ध्यान रखना है आपको। फल खा सकते हैं, पत्ती नहीं खानी, ऐसे 2 अपवाद है। आप चीकू खा सकते हो, चीकू के पत्ते को तोड़ने से क्या निकलता है? सफेद प्रवाही निकलता है, दूध निकलता है। तो जो फल तोड़ने से दूध निकलता हो उसकी पत्ती नहीं खानी है।
भले आप फल खाओ। अच्छा, पपीता खाते हो, पपीते के पत्ते को मुंह में रखो, कैसा लगेगा? भयंकर कड़वा, भयंकर। तो जिसका फल खाओ लेकिन उसका पत्ता कड़वा है तो नहीं खाना है। ये दो पत्तियां छोड़नी है, दूध वाली और कड़वी। बाकी जिसका फल खाओ उसके पत्ते आप खा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कैसे खाना है? तो आपको पालक, यहाँ तो पालक बहुत बढ़िया मिलता है, वो छोटा छोटा पालक बॉक्स में आता है, सीधा खा सकते हो। तो सीधा खाओ, इसकी चटनी बनाओ, इसका जूस निकालो, टेस्टी बनाओ। आपको बिना टेस्ट नहीं खाना है, क्योंकि भगवान ने मनुष्य का अवतार ही मजा करने के लिए दिया है। देव को भी इच्छा होती है मजा करनी है तो धरती पे आते हैं, जन्म लेते हैं, मजा करके वापिस चले जाते हैं। तो मनुष्य ही मजा कर सकता है, दूसरे नहीं। तो आपको जूस पीना है, चटनी खानी है तो उसको टेस्टी बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट इसके साथ आपको सीजन वाली चीजें खानी है। मान लो गर्मी की सीजन है तो ठंडक करने वाली चीजें खाइए, ठंडी की सीजन है तो गर्मी करने वाली चीजें खाइए। इंडिया में 3 सीजन है, गर्मी, ठंडी और बारिश। तो यहाँ गर्मी में होती है, ठंडक में होती है इंडिया में गाजर, मूली, ये रिंगन, बैंगन, ये सब ठंडी के मौसम में होता है, तो शरीर में गर्मी करते हैं। अच्छा, गर्मी के सीजन में होते हैं तरबूज, टेटी, द्राक्ष, कैरी, ये सब गर्मी में होते हैं तो शरीर में ठंडक देते हैं। ठीक, तो ये सीजनल चीज है। अच्छा, इंडिया में बारिश में कड़वे करेले होते हैं, करेला और कंकोड़ा, तो ये सब कड़वे होते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में पानी, भोजन और हवा सब में कंटामिनेशन यानी जीवाणु है, तो शरीर को बचाने के लिए वो कड़वे सब्जियां भगवान वहां बनाता है। नेक्स्ट, और शरीर में सबसे काम की कोई चीज है तो वो हरी पत्ती। भगवान ने जो हरी पत्ती बनाई है उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल ग्रीन है इसीलिए पत्तियां हरी दिख रही है। क्लोरोफिल ग्रीन क्यों है? मैग्नीशियम के कारण। मैग्नीशियम है इसीलिए ग्रीन दिखता है, पत्तियां ग्रीन है। अब ये काम क्या करती है? सूर्य की प्रकाश लेती है, फोटोसिंथेसिस का काम करती है और भोजन बनाती है वनस्पति के लिए। तो ये क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश यानी अग्नि तत्व लेता है, हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड यानी वायु तत्व लेता है, जमीन में से पानी यानी जल तत्व लेता है, और जमीन का खाद यानी भूमि तत्व, अग्नि, वायु, भूमि, अग्नि, वायु, जल और भूमि 4 तत्व लेता है, खुराक बनाता है, नए पत्ते आते हैं, फूल फल लगते हैं जो हम खाते हैं। तो हमारा भोजन कब तैयार करता है? क्लोरोफिल। अच्छा, बड़ी साइज का खरबूजा लाओ, वाटरमेलन, तो जगह रोकेगा, जगह यानी आकाश तत्व। तो 5 तत्वों से खुराक बनाता है। भगवान ने अद्भुत व्यवस्था रखी है। जब ये 5 तत्व में से क्लोरोफिल भोजन बनाता है, ये भोजन आपके शरीर में जाता है, आपके शरीर में जाता है तो ये मैग्नीशियम रिफ्रेश हो जाता है, इसकी जगह आयन आ जाता है और वो रेड कलर का हो जाता है, जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन शरीर में क्या करता है? आपने जो भोजन खाया है इसी में से अग्नि, वायु, जल, भूमि, आकाश सारे तत्वों रिलीज करने का काम करता है, यानी हमारे 5 तत्वों का मैनेजमेंट ये करता है। लेकिन ये सही कब बनेगा? जब आप हरी पत्ती खाओगे। हरी पत्ती नहीं खाओगे तो समस्या है, सही खून नहीं बनेगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम खून की कमी है। अब जिन लोगों को खून की कमी है उन लोगों को हरी पत्तियों खिलाना शुरू करो, खून अपने आप बढ़ जाएगा। इंडिया में तो इतनी हालत खराब है, कॉलेज में पढ़ने, जब मैं कॉलेज में लेक्चर लेने जाता हूँ तो वहां दिखता हूँ, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां 2 घंटा बेंच पे बैठ नहीं सकती, थक जाती है, खड़ी तो रह नहीं सकती, सबके बाल सफेद हो रहे, चेहरे पे लालाशी नहीं है, और आधी से ज्यादा लड़कियों को खून का प्रॉब्लम है और आधी से ज्यादा लड़कियों को काइनेट प्रॉब्लम है। अब जो हालत लड़कियों की है वैसी की वैसी लड़कों की भी है। अब दोनों बीमार है, कॉलेज खत्म हो जाती है, शादी हो जाती है, लेकिन बच्चे नहीं रहते, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है। अहमदाबाद में बहुत एक नया IVF सेंटर बन रहा है। हॉस्पिटल जाते हैं, दवाई खाते हैं, तब बच्चे रहते हैं, बच्चे रहते तो जाते हैं, लेकिन आधे बच्चे को काट के निकालना पड़ता है।
सिजेरियन करके निकालना पड़ता है, इसमें से आधे बच्चे को डब्बे में रख के उसको जिंदा रखना पड़ता है, वैक्सीन देना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम क्यों है? ये प्रॉब्लम इसीलिए है कि हम हरी पत्ती नहीं खा रहे। ये जिन लोगों को जो भी प्रॉब्लम है उनको बोलो कि हरी पत्ती खानी शुरू करो। अच्छा, मान लो पत्ती नहीं खाए तो पालक, पुदीना, धनिया, सरग, रचका, गेहूं का जवारा, सब के रेडीमेड मार्केट में प्रोडक्ट मिलते हैं, ये पाउडर, टैबलेट सब कुछ मिल रहा है। ये जो बच्चे हैं उनको बोलो सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम 2-2 गोली, सिर्फ 2-2 गोली पत्तियों की खाना शुरू करे। वो लड़की के बाल जो सफेद हो रहे हैं काले होने शुरू हो जाएंगे, चेहरे पे लालच आ जाएगी, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, ताकत बढ़ जाएगी, गायनिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बच्चे बिना दवाई खाए अपने आप रह जाएंगे और नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। उसको काट के निकालना भी नहीं पड़ेगा। इतने फायदे हैं, लेकिन हम पत्तियां ही नहीं खाते जो हमारे शरीर के लिए काम की चीज। हमारे देश का भविष्य बहुत खराब है। गुजरात के बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले कुपोषण में बिहार के पीछे दूसरे नंबर पे खड़े हैं। बहुत बुरी बात है, गर्व लेने वाली बात है। लेकिन किसी को पता नहीं है कि कैसे निकाले, कुपोषण कैसे निकाले। कुछ करना नहीं है। बच्चों को जब भोजन करने बैठे, टीचर लाकड़ी लेके खड़े रहे, बच्चे को एक साथ बोले, सब एक साथ मुंह में खुराक रखे, फिर काम कराए, 1, 2, 3, 4, 32 बार चबा चबा के खिलाए, आधा कुपोषण अपने आप ठीक हो जाएगा। और जो भोजन खिला रहे हैं, जो सब्जी खिला रहे, इसके साथ हरी पत्ती की चटनी खिला दे, आधा कुपोषण वहीं से खत्म हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है। और बच्चे चबा के खाएंगे, पढ़ने में होशियार होंगे, बीमारी कम हो जाएगी, बड़ों को सुनेंगे और शरीर में समस्या नहीं रहेगी, सब हेल्थी हो जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगा, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। कुछ करना नहीं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। जो बड़े ऑफिसर है, बड़े लोग है, बड़े संस्थाएं है, उन लोगों को टाइम नहीं है सुनने का। हम जा जाके थक जाते हैं, टाइम देते ही नहीं है, हमारी कोई सुनता नहीं, कोई प्रयोग ही नहीं कर रहा। छोटे व्यक्तियों का कोई वैल्यू नहीं है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है काम खुद कर पाए, क्योंकि मैंने तो 10 साल 15 साल से तो काम धंधा ही छोड़ दिया है और सेवा में ही करता हूँ। मैं जहीं भी जाता हूँ, एक पैसा नहीं लेता हूँ सेमिनार करने का, फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ। आपको अभी डिलीवर कर रहा हूँ, मैं कोई चार्ज लेने वाला नहीं हूँ। आपको ये मिल रहा है तो आपको जो अच्छा लगे वो माता जी के चरणों में रख के जाना, क्योंकि आपको यहाँ भोजन भी खिलाया जाएगा। आपके आगे मैं समय दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, आपको अनाज कौन सा खाना चाहिए? अनाज 2 प्रकार के आते हैं। मजदूर लोगों के लिए अलग होता है और मजदूरी नहीं करने वालों के लिए अलग होता है। तो जो मजदूरी करते हैं उनके लिए गेहूं, चावल, कॉर्न, मकई, ये सब ज्यादा कैलोरी होता है। आप ज्यादा काम करते हो तो ये खाओ, आप काम नहीं कर रहे हो तो हमारे यहाँ इंडिया में ये छोटे दाने वाले अनाज आते थे। गुजरात में तांद्रा, कोदरी, सामू, मुरैयो, राजगरो, रागी, बट्टी, ये सब। साउथ इंडिया में जाओ तो फॉक्सटेल, लिटल, कोडो, बनियार, ये सब साउथ इंडिया। तो ये लीटर के लिए आपको कम कैलोरी और हाई फाइबर वाला खाना चाहिए, ठीक है। तो मजदूरी नहीं करे, वो अनाज कम खाए, फल ज्यादा खाए, पत्तियां ज्यादा खाए, सब्जी ज्यादा खाए, अनाज कम खाए। नेक्स्ट, अच्छा, ये अनाज को आप फर्मेंटेशन करके खाओगे तो आपके शरीर में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया बढ़ेगी। ये प्रोबायोटिक क्यों जरूरी है उसको आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट, आजकल देखो विटामिन B12 और विटामिन D3 की समस्या हल करते हैं, आप चाहे यहाँ हो चाहे इंडिया के। अब एलोपैथी वाले कहते हैं कि भाई विटामिन B12 चाहिए तो नॉनवेज खाओ। अब नॉनवेज खाने से विटामिन B12 बढ़ता है तो बंदर, गाय, भैंस को कहां से मिलता हो? तो यहाँ विटामिन का जो हम मानते हैं, शायद हम सच हो या गलत भी हो सकते हो, लेकिन हमारा लॉजिक ऐसा कहता है, मान लो कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है तो 1-1.5 किलो का और छोटा होता है, उसको हर साल अपनी हाइट डबल करनी है। हाइट डबल करनी है तो हड्डी लंबी करनी है। हड्डी लंबी करने के लिए कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम भगवान उसकी माँ के दूध में दे देता है। तो ये कैल्शियम सिर्फ दूध में होता है ऐसा नहीं है, पत्तियों में है, पानी में है, सब्जी में, सब जगह कैल्शियम। लेकिन कैल्शियम कभी डायरेक्ट हड्डी में नहीं जाता।
कैल्शियम का विटामिन में कन्वर्जन करना पड़ता है, तब जाके हड्डी में जाता है। तो जब बच्चा दूध पीता है तो भगवान ने व्यवस्था क्या रखी है? भगवान ने बच्चे के मुंह में और जठर में इतने बैक्टीरिया रखे हैं कि जैसे दूध पेट में गया इमीडिएट वो दही बन जाता है। बच्चा जब उल्टी करता है ना तो दूध नहीं निकलता, दही निकलता है। तो ये दही कौन करता है? बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? जो दूध का कैल्शियम है वो कैल्शियम को विटामिन में कन्वर्ट करते हैं और हड्डियों में जाता है, हड्डियां लंबी होने लगती है। 5 साल तक उसके पेट तक मुंह में और पेट में बैक्टीरिया होते हैं छोटे बच्चे के। तो 5 साल तक का बच्चा दूध पिएगा तो दही अपने आप बन जाएगा, लेकिन 5 साल से बड़े लोग पिएंगे तो दही नहीं बनेगा। तो भगवान ने व्यवस्था करके रखी है, लेकिन हम क्या करते हैं इंडिया में? तो मैंने बहुत देखा है, छोटे छोटे बच्चों को माँ अपना दूध छुड़वा देती है, उसको चाय, कॉफी, थम्स अप, कोल्ड ड्रिंक सब पिलाती है, एसिडिक खुराक खिलाती है, अपने पेट में जो बचे हुए बैक्टीरिया मार देती है, विटामिन बनना बंद हो जाता है। विटामिन बनते नहीं, हड्डियां लंबी होगी, अटक जाती है। और मैंने देखा है, आप कोई भी इंडिया की 10वीं कक्षा के स्कूल में जाइए, आप वहां जाके बच्चे को खड़ा करो, उसकी हाइट देखो, आपको छोटे छोटे गेटे बकरे दिखेंगे, हाइट भी नहीं बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हम प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हमारे आंतों में, पेट में जो भगवान ने दे के रखे हैं ना, उसको एसिडिक खुराक खिला खिला के मार रहे। जो लोगों को विटामिन B12 की प्रॉब्लम है वो लोग चाय ज्यादा पीते होंगे, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीते होंगे, एसिडिक खुराक ज्यादा पीते होंगे, तब जाके ये समस्या है। आपको बैक्टीरिया बढ़ाने पड़ेगा, और बैक्टीरिया बढ़ाने का एक रास्ता भगवान कृष्ण बता के गए। भगवान कृष्ण जब छोटे थे तो उन्होंने दूध, चाय, कॉफी, घी की कोई लीला नहीं की, उन्होंने दही और मक्खन की लीला की। तो 5000 साल पहले भगवान बता के गए कि आपके शरीर के लिए दही काम का है, दूध की जरूरत नहीं। दूध बच्चे पिएंगे अपने आप दही बन जाएगा, लेकिन आप दूध पियोगे और आपके शरीर में दही बनने वाला नहीं है, वो दही बनने से पहले सेप्टिक हो जाएगा, खराब हो जाएगा, फायदा नहीं। तो हमारे शरीर के लिए प्रोबायोटिक एक्टिविटी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, ये चाय आप जब पीते हो तो एसिड बनती है। चाय की पत्ती में टेनिन नाम का जहर होता है। चीनी जब उबलती है तो सैक्रिन बन जाती है, और बार बार उबला हुआ दूध भी जहर बन जाता है। तो चाय को उबाल के पियोगे तो एसिड बढ़ेगा, विटामिन की समस्या आएगी। और हम खुद काली उबाली हुई चाय चुस्की लगा के पीते हैं, और अगर मेहमान आए तो उसको भी बिना पिलाए जाने नहीं देते। चाय पीता हो तो जाए, तो हमारा जहर पियो तो पियो, भूख सुखा पाओ। नेक्स्ट, अभी लास्ट टॉपिक है अपना, टेस्ट हमारे शरीर में क्या काम करता है। जब आप कोई मीठी चीज खाते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स का काम है ताकत देना, स्वीट शक्ति देता है। ज्यादा मीठा खाओगे तो कफ बढ़ेगा, कफ प्रकृति बढ़ेगी, वजन बढ़ेगी। तो जिन लोगों को वजन कम करना है उसको मीठी चीजें कम कर लेनी चाहिए। खट्टी चीज क्या करती है? खट्टी नहीं ताकत देती है, नहीं रिपेयर करती है, उसका एक ही काम है। अब होटल में खाने जाते हैं तो लास्ट में हाथ धोने देता है, क्या देता है? नींबू। क्यों देता है? सफाई करने के लिए। आपके शरीर में जहां जहां कचरा पड़ा है वो सारे कचरे को तोड़ के निकालना है, तो आप खट्टे फल खाना शुरू करो। सुबह में चाय पी तो इसकी जगह नींबू का पानी पी लो, संतरे का रस पी लो, खट्टा होना चाहिए। खट्टा आपके शरीर का कचरा निकालेंगे। आप जब खट्टा खाते हैं तो सूजन आ जाता है, जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आप खट्टा खाते हो, आपका शरीर का कचरा निकलता है, खून में बढ़ता है, बैक्टीरिया खाते हैं, वायु बढ़ाते हैं, खून में वायु बढ़ता है, उसको वायु प्रकृति कहते हैं। जब तक आपके शरीर में कचरा है तब तक ये प्रॉब्लम रहेगा। कचरा निकल जाएगा सारा, फिर ये समस्या नहीं रहेगी। तो खट्टे का काम है वजन कम करना, वायु प्रकृति बढ़ाना, जोड़ों में दर्द करना। अच्छा, तीखा क्या करता है? तीखा नहीं ताकत देता, नहीं रिपेयर करता, नहीं सफाई करता है। उसका एक ही काम है मुंह में पानी लाना, इसके अलावा कोई। ज्यादा तीखा खाओगे तो पित्त बढ़ेगा। हाँ, भगवान बहुत होशियार है। जो लोग ज्यादा मीठा खाते हैं उसका ये टॉन्सिल होता है, काकड़ा, ये फुलाता है, गला पकड़ लेता है, ये रास्ता बंद करता है। अच्छा, जो लोग ज्यादा तीखा खाते हैं उसका पीछे का रास्ता बंद कर लेता है, पाइल्स बढ़ा देता है, या काकड़ा होता है। हाँ,
टॉन्सिल बढ़ रहे हैं तो काटने नहीं चाहिए, क्योंकि वो सिग्नल है, फटक है। आपको पता रहता है कि भाई आपके शरीर में कुछ बढ़ रहा है, इसीलिए बंद किया है। और ये पीछे भी बढ़ जाता है तब पता चलता है कि शरीर में गरम गरम बढ़ रहा है, खाना बंद करो। लोग क्या करते हैं, काट देते हैं, फिर पता नहीं चलता शरीर में गर्मी बढ़ रही, फिर और नुकसान होते हैं। तो कभी ऑपरेशन करके टॉन्सिल भी नहीं निकालने चाहिए, पाइल्स का भी ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। कड़वी चीज क्या करती है, कड़वी नहीं ताकत नहीं, रिपेयर नहीं, सफाई नहीं, मुंह में पानी। उसका एक ही काम है, शरीर में घुसे हुए वायरस को शूट एट साइट, देखो ठार करो। हाँ, कोई डेंगू चिकनगुनिया हो जाता है तो पपीते का पत्ते का रस पी लो, हाँ, दूसरे दिन सारे वायरस को खत्म करेगा। प्लेटलेट्स कम हो गए, तुरंत बढ़ने शुरू हो जाएगा। लेकिन ये कड़वा रस जहर है। सुबह शाम 2 ही बार एक छोटा सा पपीता का पत्ते का रस पी सकते हो, लेकिन दिन में आप 10 बार पत्तियों का रस पी जाओगे ना, तो डेंगू के साथ आप भी खत्म हो जाओगे। ये बहुत कड़वा है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो ये स्वाद का इतना शरीर में काम है। तो हमारे शरीर में 4 प्रकार का खुराक कहाँ से मिलेगा, ताकत, वजन वाली चीजें, अच्छा जो मीठी चीजें वो भी ताकत देती है। अच्छा न्यूट्रिशन कहाँ मिलेंगे, पत्तियों में सबसे ज्यादा, ठीक है। सफेद कौन करेंगे, खट्टे फल करेंगे। और रिपेयरिंग कौन करेगा, हरी पत्ती का हरा रंग जो शरीर में जाके क्लोरोफिल में से हीमोग्लोबिन बनाएगा। जो नेचुरल हीमोग्लोबिन बनेगा वो शरीर का मेंटेनेंस का काम करेगा। तो ये 4 प्रकार का खुराक आपको ध्यान रख के खाना है। नेक्स्ट अभी टाइम नहीं है हमारे पास ये सब चर्चा करने के लिए। नेक्स्ट 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 जी, यहाँ रुकिए। मान लो हमारे 1-1.5 घंटे के लेक्चर में आपको कुछ याद नहीं रहे, तो आपको सिर्फ इतनी बातें याद रखनी है। इतना करोगे तो भी आप अपने शरीर को अपने आप ठीक कर पाओगे। क्या करना है, सुबह में योगा एक्सरसाइज करे, वही ब्रेकफास्ट करे, मेहनत करे वही ब्रेकफास्ट करे, नहीं करे उसको उपवास करने के लिए बोल दो। मैं योगाहारी बनूंगा, चबा चबा के खाऊंगा, बिना भूख का भोजन नहीं करूंगा, बिना प्यास का पानी नहीं पीऊंगा और बीमारी में डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा क्या लेनी है, मैं हरी पत्ती हर रोज खाऊंगा, इसके साथ 50% नेचुरल सीजनल चीजें खाऊंगा। मैं अपना वजन बढ़ा के धरती माता पे पग नहीं रखूंगा। और लास्ट में मैं बीमार रह के और व्यसन करके मेरे देश और मेरे कुटुंब के ऊपर में दाव उठने सकूंगा। ये 5 प्रतिज्ञा आप हर रोज याद कर लीजिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अपने आप ठीक रखेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये अपना छोटे से समय में मैंने आपको डिलीवर किया है। ऐसे तो हमारे सेमिनार 3 घंटे से लेके पूरे दिन के होते हैं, इसमें हम ज्यादा डिटेल में सारी बातें बताते रहते हैं, लेकिन हमको टाइम दिया था 6:30 से पहले खत्म करना है, आदि का समय हो चुका है, तो हम यहाँ पूरे करता है। मेरा नंबर यहाँ लिखा है, व्हाट्सएप नंबर है। आपको कोई भी कंसल्टेंसी की जरूरत है तो व्हाट्सएप कर लेना, आपको रिटर्न मैसेज में सारी लिंक्स मिल जाएगी। और अहमदाबाद में हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही सब सेवाएं देते हैं। और यहाँ भी आप अपने ग्रुप में कहीं बुलाना चाहते हो तो हमको ले आने जाने की व्यवस्था कर लोगे तो हम आके लेक्चर देंगे। हम अपने 1 रुपये का अपेक्षा रखते नहीं है। ये संस्था ने जो हमारा प्रोग्राम रखा, मैं बहन को बहुत आभारी हूँ क्योंकि उनको एक मैसेज किया, उन्होंने प्रोग्राम अरेंज कर दिया, कुछ ज्यादा पूछताछ किए बिना, और आपको ये लाभ मिल रहा है। तो बहन संगीता बहन को सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि उनकी वजह से हम यहाँ कर पाए, ये जगह का इस्तेमाल कर पाए हैं। आपको एक भोजन खिलाने की व्यवस्था भी उन्होंने की हुई है। तो आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बिना समय का जो आपको अनुदान देना है वो ये संस्था को दे दीजिए। संस्था ऐसे प्रोग्राम करता रहे तो लोगों को उसका लाभ मिलता रहे, तो ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा। आपको कुछ अनाउंस करना है तो सबका धन्यवाद। थैंक यू राजेश भाई, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन था आपका और बहुत अच्छा नॉलेज भी। मेरे को भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं आपसे मिलकर बात करती हूँ। चलिए, आज का स्पॉन्सर है हमारे बलदेव भैया, जिन्होंने अपनी मातुश्री के लिए, पाली बहन के लिए स्पॉन्सर किया है। बलदेव भाई और प्रतिमा, बलदेव भाई और प्रतिमा, आ जाइए आगे।
धन्यवाद। हाँ, आज के स्पॉन्सर हैं हाँ प्रतिमा बेन, मुझे बताया प्रतिमा बेन और बंदे भाई आगे आ जाइए। थोड़ा सा अनाउंसमेंट है। अभी देखिए आपको जरा मालूम है कि श्रावण मास चल रहा है। उत्तर इंडिया के जो श्रावण मास है वो खत्म हो गए। अभी हमारे गुजरात में और साउथ में जो होते हैं और 2 श्रावण मास के सोमवार रहेंगे। तो हम यहाँ पे सामूहिक शिव पूजा करते हैं। सबको शिवलिंग और पूजा के आइटम देते हैं। आपको सिर्फ आना है और पूजा करनी है हमारे साथ और प्रसाद लेना है ना। और तो 11 और 18 दो मंडे है। फिर उसके बाद जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन है। अगले संडे जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन है। आप सबको आमंत्रण है, आप आइए प्लीज हमारे साथ। कृष्ण लल्ला का यहाँ बैठा है, देखो ये लल्ला है ना, उसकी हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे जन्म दिवस। और फिर हम गणपति भी बिठाते हैं, यहाँ पे गणपति भी बिठाएंगे और विसर्जन भी करेंगे। तो आप सबको आमंत्रण है। हर रोज जब तक गणपति बिठे रहेंगे, आरती भी हर रोज शाम को होती रहेगी। और उसके बाद श्राद्ध तर्पण शुरू होगा। तो श्राद्ध तर्पण भी हम लोग करते हैं। तो आपको अगर घर पे करवाना है, यहाँ आके करवाना है, तो आप हमको फोन कर सकते हैं मंदिर के फोन के ऊपर। तो वो मैं आंसर करती हूँ पूरे फोन। और यहाँ अगर आपको बताना है कि कौन से डे में करनी है, बुकिंग करवानी है, तो आप करवा सकते हैं। और आखिरी दिन पे हम लोग सामूहिक श्राद्ध तर्पण भी करते हैं। यहाँ पे बैठ के सब मिलके श्राद्ध तर्पण भी होता है। और दूसरा ये है कि हम लोग घर घर जाते हैं, कर्मकांड कराते हैं। गर्भ संस्कार से लेके अंतिम संस्कार तक की पूरी संस्कार हम लोग कराते हैं। घर जाते हैं घर घर, और यहाँ भी करते हैं। और शादियां भी कराते हैं। जैनी बहन हमारी है, हम लोग हिंदी, गुजराती, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में शादियां भी करवाते हैं। और सुंदरकांड भी होता है। यहाँ पे हर महीने के सेकंड सैटरडे सुंदरकांड लाइव होता है यहाँ पे। और कल भी हुआ था। और घर घर भी जाते हैं। हमारी रश्मि दीदी है, अमित भैया है, वो घर घर जाते हैं। अगर आप लोगों को सुंदरकांड करवाना है तो वो भी करवा सकते हैं। बोलते हैं ये साल मंगल का साल है। तो कई लोग राम जी भगवान का जो पारायण है रामायण का, वो भी अखंड कर रहे हैं और सुंदरकांड भी करवा रहे हैं। तो अगर आपको सुंदरकांड करवाना है तो आप हमको बता दीजिए, हम आपका सुंदरकांड बुक कर सकते हैं। और यहाँ पे नवरात्रि के टाइम हम लोग, मुझे डेट अभी मालूम नहीं है, मगर अखंड रामायण भी करने वाले हैं। तो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं आती है, अगर आपको व्हाट्सएप पे जुड़ना है, तो यहाँ पे गायत्री कॉन्शियसनेस सेंटर का बारकोड लगाया हुआ है व्हाट्सएप का, उसको स्कैन करके आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि आपको फ्लायर मिलता रहेगा। अगर आपको वेबसाइट में जाना है, वेबसाइट में भी फ्लायर रहते हैं, पूरे अपकमिंग इवेंट्स हम लोग वहाँ भी अपलोड करते रहते हैं। चलिए, आज का टाइम बहुत अच्छी तरह से आपने मैनेज किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप श्योर कि आप लोगों को सबको बहुत सारे राजेश भाई से क्वेश्चन रहे होंगे, तो आप जरूर करिएगा। उनका फोन नंबर भी लगाया हुआ, व्हाट्सएप नंबर है ये, जरूर उनसे फोन करके भी बात कर सकते हैं। और इसके आरती होगी अभी, आरती के बाद प्रसाद होगा, आप जरूर प्रसाद लेके जाइएगा। प्रसाद हम लोग यही बनाते हैं, पूरा फ्रेश। थैंक यू, आप लोगों ने पूरियां भी बेलने की हेल्प की। हम लोग करते हैं। अगर आप लोगों को किसको वॉलंटियर करना है प्रसाद बनाने के लिए, या तो और कोई वॉलंटियर आपको सेवा करनी है, जैसे कि हमारे मयूर भाई और नैना दीदी बाहर जाते हैं कर्मकांड कराने, तो मंदिर में बैठने के लिए भी वॉलंटियर हमको चाहिए होते हैं। तो अगर आप उसके लिए भी वॉलंटियर करवाना चाहते हैं तो, और रसोई में करवाना चाहते हैं, या बाल संस्कार चलती है, यहाँ पे बहुत सारे क्लासेस हमारे चलते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं। जैनी दीदी बहुत मेहनत करती है। तो अगर आपको बाल संस्कार में वॉलंटियर करना है तो भी आप कर सकते हैं। आप किसी चीज के लिए हेल्प करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे ये पूरा सेंटर वॉलंटियर बेस के ऊपर चलता है, जो हमारे पुजारी के रूप में मयूर भाई और नैना दीदी आज पिछले 3 साल से रह रहे हैं यहाँ पे बिना पैसे लिए, उसका कोई पगार नहीं है, सिर्फ वॉलंटियर करते हैं, सिर्फ वॉलंटियर करते हैं। और जुड़े हैं बरसों से। तो वो शांति कुछ हरिद्वार जो हमारा बेस है, वहां से वो आते हैं, वहां से परमिशन लेके आते हैं।
तो उस हिसाब से यहाँ पे सर्विस देते हैं, वो भी वॉलंटियर करते हैं। तो ये पूरा वॉलंटियर बेस पे चलता है। तो प्रसाद लेने के बाद आप कुछ सेवा कर सकते हैं जो क्लीन अप की होती है प्रसाद के बाद, क्योंकि हम सब वॉलंटियर हैं, हम सुबह से आए हैं, जल्दी जल्दी क्लीन अप करके घर जा सके हम सब। तो आप जरूर रुकेगा और हेल्प करके जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यहाँ पे आरती शुरू होती है। संगीता, जिन लोगों को क्वेश्चन है वो प्रसाद लेने के बाद यहाँ बैठ के क्वेश्चन, हाँ, अगर आप बैठ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो प्रसाद के बाद हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर, है ना। चलिए, तो जिनको कल जॉब की जल्दी नहीं है वो आराम से बैठ के बात कर सकते हैं, और जिसको जल्दी है जाना है तो फिर फोन पे बात कर सकते हैं। यहीं पे आप कब तक अमेरिका में? हाँ, नवंबर तक। हाँ, तो फिर बहुत सारे। चलिए, बहुत ही बढ़िया है। आरती शुरू करो प्लीज। हाँ हाँ, बल्ले भैया आइए। हाँ, मैं अनाउंसमेंट तो किया। हाँ, बोलो गायत्री माता की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् अभी राजेश भाई भी आ जाइए। डॉक्टर राजेश भैया आगे आ जाइए। आपने इतना सारा ज्ञान दिया तो हम आपको भी थोड़ा हाँ, मैंने बहुत लगने बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, आरती के समय सबको हम्बल रिक्वेस्ट है, आरती के समय कोई बातें नहीं करेगा। प्रेम से गायत्री माता की आरती करिए। अगर इमरजेंसी है, बातें करनी है तो उस दरवाजे के बाहर या तो उस दरवाजे के बाहर जाके बात करके आइए, है ना। धन्यवाद। चलिए, गायत्री माता की आरती शुरू करिए।
गायत्री माता की यज्ञ भगवान की वेद भगवान की सत्य सनातन धर्म की भारतीय संस्कृति की भारत माता की परम पूज्य गुरुदेव की वंदनीय माता जी की एक बनेंगे हम सुधरेंगे हम बदलेंगे ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने नया समाज बनाएंगे नया सवेरा नया उजाला जन्म जहाँ पर हमने पाया अन्न जहाँ का हमने पाया वस्त्र जहाँ के हमने ज्ञान जहाँ से हमने पाया वह है प्यारा देश हमारा देश की रक्षा कौन करेगा हम करेंगे युग निर्माण कैसे होगा माँ का मस्तक ऊंचा होगा मानव मात्र नर और नारी जाति वंश सब परिवार की शक्ति समाज की शक्ति विश्व की शक्ति दैवी शक्ति जागेगी भाई जागेगी नारी का सम्मान जहाँ है नारियों अपने को धर्म की अधर्म का नारियों में विश्व का हमारी युग निर्माण योजना विचार क्रांति अभियान हमारा युग निर्माण सत्संकल्प शांति कुंज हरिद्वार की भूमि मथुरा की जन्मभूमि नावलखेड़ा की गायत्री चेतना सेंटर की गायत्री चेतना सेंटर की गजानंद गणपति महाराज की पवन सुत हनुमान की उगाधिपति महाकाल की उगाधिपति महाकाल की उगाधिपति महाकाल की ओम नमः पार्वती बोले आद्य आनंद की भारत माता की एक आपका 2 मिनट लेती हूँ। आप सब जानते हैं बाद में शांति पाठ बच्चे लोग कर रहे हैं शांति पाठ। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है और गायत्री मंत्र का जाप करना है। जो आप जानते हैं कि किचन में हमारे जो एक अग्र कार्यकर्ता है भाई, उनके यहाँ पिछले महीने में एक दुर्घटना घटी थी। लाइटनिंग हुई थी, अपार्टमेंट पूरा ऊपर वाला पोर्शन जल के खाक हो गया। वो लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, बट दे लॉस्ट द होल एवरीथिंग। पीछे के लोग मेरे को प्लीज हेलो गायत्री माता की अच्छा। अब क्या हुआ, पिछले हफ्ते में उनकी गाड़ी भी जल गई। वो कैसे, वो ड्राइव कर रहे थे और उसमें से जलने की खुशबू आने लगी, धुआं हो गया। लकीली I-10 ट्रैफिक में वो कैसे भी करके साइड में आके गाड़ी खड़ी रखी, लॉक खुल नहीं रहा था। ओके, उन्होंने फिर से ट्राई किया, लॉक खुला और जैसे गाड़ी में से वो बाहर निकले और पूरी आग लग गई गाड़ी को। हम लोग उनके लिए प्लीज 24 बार गायत्री मंत्र करते हैं, है ना। ये साल बहुत ही खतरनाक है कई लोगों के लिए। आप देख रहे हैं विश्व में क्या क्या दुर्घटनाएं घट रही हैं, मगर इनको पूरा घर चला गया, अब गाड़ी भी चली गई। हमारा फर्ज इतना बनता है कि उनके लिए हम सिर्फ 24 बार गायत्री मंत्र करें, गायत्री माता को प्रार्थना करते हैं कि उसको दुर्घटनाओं से तो निकल गए, अच्छी तरह से निकले, मगर वो सहने की उसको वापस से 2 ही साल हुए इंडिया से आए हुए, उनको 2 ही साल हुए इंडिया से आए हुए। पीछे के लोगों को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ बातें ना करें, बोलो गायत्री माता की। गायत्री मंत्र का जाप 24 बार करना है हमारे साथ साथ।
शांति पाठ करेंगे। दर्शको शांति, शांति।